बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मंडे का दिन है जी। आप तमाम जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। और आपको पता है कि मंडे के दिन जो है वो एक दोबारा से आप अपने वीक का प्लान भी करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट होती हैं। तो नए दिन का आगाज़ जब आप करते हैं अपने वीकेंड के बाद, तो हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो अपने दिन का आगाज़ किया करें। एक अच्छी सोच जो है वो इंसान को हमेशा कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। हमेशा मैं पढ़ रही थी एक बात बड़ी अच्छी कि आपकी जो बात है किसी को आपने समझाना है तो आपका अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो बात आप किसी को समझाना चाहते हैं वो इस तरह से समझ जाए कि उसके दिल में उतर जाए। लिहाजा अपने अखलाक को, अपने अंदाज को बेहतर करेंगे, बड़ा ज़रूरी है। इस टाइम हमारे माशरे में जो चीज़ें चल रही हैं, हमने तमाम लोगों ने मिलकर ये कोशिश करनी है कि माशरे में किस तरीके से चेंज ला सकते हैं। वो तभी ला सकते हैं जब हम अपना अखलाक बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझें। हमारे यहाँ जो है, मैं आज सुबह देख रही थी, सबसे पहले जो हम देखते हैं ना कि रूल्स के हवाले से कि हम हमेशा ब्लेम करते हैं जी हम रूल्स को तोड़ देते हैं। तो माजरत के साथ हमारी यहाँ की इंतज़ामिया भी कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रही होती। प्रोटोकॉल ठीक है, आप दें, सब कुछ करें, लेकिन हमेशा बात करते हैं जी आप ट्रैफिक के रूल्स को जो है वो हमेशा फॉलो करें। आप किसी हादसे से बच सकते हैं, आप जो है वो एक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हमारी इंतज़ामिया जब कोई इस तरह का इवेंट हो या कुछ भी इस तरीके से प्रोटोकॉल हो तो वो तमाम वो रूल्स भी तोड़ देती है जो शहरियों को समझाने की कोशिश कर रही होती है। तो मैं आज सुबह यही देख रही थी कि रॉन्ग वे से जो है वो हमारे पुलिस वाले भाई जो हैं वो ऐसे हटाते हुए सबको और कहे कि जी साइड पे और आप आगे लेकर गाड़ी उसी रॉन्ग वे से जा रहे हैं। तो बड़ी माजरत के साथ फिर शहरी किस चीज़ की आपकी बात को फॉलो करेंगे जब हमारे यहाँ पर इंतज़ामिया ही उस तरीके से जो है वो उस चीज़ को नहीं देखेगी। तो लिहाजा हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना चाहिए फिर, ताकि आप किसी को अगर कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो जब आप पहले खुद करेंगे तो दूसरे भी उसको फॉलो करेंगे। तो मौसम की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि मौसम जो है बहुत अजीब सा मौसम है, समझ नहीं आ रही। दिन को अच्छी खासी गर्मी होती है और रात जो है वो थोड़ी ठंडक महसूस होती है। सुबह भी थोड़ी सी ऐसा होता है कि सर्दी का एहसास हो रहा होता है, लेकिन अभी भी मौसम जो है वो गर्म है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हम लोग अभी तक देखें अक्टूबर के महीने को भी इस तरीके से गर्मी के साथ जो है वो लेकर चल रहे हैं। लिहाजा पौधे लगाएं। और मैं हमेशा बात करती हूँ ग्रीनरी जो है वो हमेशा इंसान को जो है वो ठंडक भी महसूस करवाती है और आपके मूड को भी, आपके माहौल को भी बेहतर करती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जो मोहम्मद शाकिर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, इसके साथ ही आज हम, आपको पता है कि हमारा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो सजा हुआ था, मैच चल रहा था और तमाम लोग जो है वो बच्चे भी वहाँ पर उस इवेंट में मौजूद थे। लेकिन उस तरीके से स्टेडियम जो है वो भरा हुआ नहीं था, लेकिन ये है कि काफ़ी लोगों ने उस मैच को एंजॉय भी किया। इस हवाले से जो है हम शाकिर साहब से जानेंगे हमारी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जो है वो कैसी रही, हमारे खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहे थे। इसके साथ ही हम जो है ज़ुहैब से जानेंगे FBR के हवाले से बात होगी इस टाइम, और इसके साथ साथ जो है मैचेस के हवाले से भी इनसे बात करेंगे क्योंकि फील्ड में रहे, और ग्राउंड के हवाले से भी इनसे बातचीत होगी। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ बात करेंगे, सियासी बातचीत भी होगी। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट के हवाले से हम चाह रहे थे कि चीज़ें हों, वो देखते हैं कहाँ तक पहुँची हैं। तो सबसे पहले तो जी हम ये बात कर लेते हैं शाकिर साहब से। शाकिर साहब, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कैसी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि आपकी इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तानी टीम की, वो एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आप अनप्रेडिक्टेबल हैं कि क्या होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने सिर्फ पहले मैच के लिए एक टीम अनाउंस की, उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए आपने फिर टीम अनाउंस की। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है। आपने एक टूर अनाउंस किया हुआ है, आपको पता है एक टीम ने आपके पास टेस्ट खेलने के लिए आना है और आपने 3 टेस्ट मैच जो है वो अपने मुल्क में खेलने हैं। आप उससे पहले ही आप वनडे कप करवा रहे हैं।
तो आपको तैयारी का अंदाजा हो जाना चाहिए ना कि आपने जो आगे क्रिकेट खेलनी है, पिछले 1 महीने में जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं वो आप वनडे 50 ओवर की खेल रहे हैं, लेकिन आप उसकी बेस पर आप टीम सेलेक्ट करेंगे जो कि टेस्ट खेलेगी, तो फिर रिजल्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। जब आपके पास प्लान नहीं होगा, आपने कोई उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया होगा, तो फिर रिजल्ट भी आपको ऐसे मिलेंगे। ये देखें पहली दफा नहीं हुआ, आप देखें 2003 और 2004 के टूर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई थी, तो एडलीड में वो टेस्ट मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार गया था। अब हम ये नहीं कह सकते कि यार आप एक रन बनाने के बाद आप मैच नहीं आ सकते, आप हार भी सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर होता है 556 रन का, एक बहुत बड़ा प्रेशर है इंग्लैंड की टीम के ऊपर कि उन्हें पहले 556 रन बनाने हैं, देन उसके बाद आपको लीड देनी है और देन उसके बाद उस मैच में फाइट बैक करना है। अब जब हम अपनी जमीन पर खेल रहे हैं, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उन पे प्रेशर डालें, हम खुद प्रेशर में हैं। उसकी रीजन ये है कि आपके पास प्लान ही नहीं है, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि जिस टीम के साथ हम उतर रहे हैं, जिन लड़कों के साथ हम उतर रहे हैं, उस कैप्टनसी में वो बात ही नजर नहीं आ रही कि जिससे आप कहेंगे कि हम लड़ेंगे और लड़के देखिए 2 टीमें खेलने के लिए उतरी हैं, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, लेकिन आप उस तरह तो हारे कि आपको लगे तो आप फाइट कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच हारा था, उस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 197 किया था सेकंड इनिंग्स में और अगारकर ने 6 विकेटें ली थी, तो वो लड़के हारे थे। यहां तो टोटली आपने जब देखा कि बोर्ड पे 823 रन लग गए हैं, तो 262 रन की लीड हो गई है, 267 रन की लीड हो गया, तो अब मेंटली तौर पे मैच वैसे ही हार गए। आप देखें प्रेशर में जब इंसान हो तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर सकता। बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर आप सीरीज उठा के देखें तो हमने पहली दफा ऐसा किया कि पहले सेशन में हमने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए, हम उसके बावजूद मैच हार गए बिकॉज हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। इसी तरह जो पहले टेस्ट मैच हम हारे, पहले टेस्ट मैच में अब 777 रन बना के आप इनिंग्स डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर में बजाय के बांग्लादेशी हैं आप खुद आ गए। फिर सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ कि जब बांग्लादेश ने आपको 117 रन की लीड दी, कप्तान ने उसी दिन कह दिया कि डिफेंसिव मोड में हम खेलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपनी इनिंग्स खेलने के लिए आ रहे हैं, आप मुल्क के लिए खेलने के लिए नहीं आ रहे। अब सेकंड टेस्ट मैच है आपका, आपने उसमें 4 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया। आपका बाबर आजम एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, आपको क्या लगता है विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं थी? 2020 से लेकर 2023 तक उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। 3.5 साल तकरीबन उसको लगे सेंचुरी स्कोर करने में, तो क्या टीम ने उसको ड्रॉप कर दिया? उसको ड्रॉप तो नहीं किया, उसको खिलाया, उनका की प्लेयर है, वो कभी भी चल सकता है। अब T20 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, विराट कोहली ने आखिरी मैच में आके परफॉर्म किया, क्या उन्हें ड्रॉप किया? नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच में एक बॉल पे उसने चौका मारा, अगली बॉल पे वो आउट हो गया, क्या उसको ड्रॉप किया? साउथ अफ्रीका, उसको क्या कहते हैं, यूएसए के मैच में भी सेम कंडीशन यही थी। बात यह है कि आप दूसरा टेस्ट मैच भी बुरी तरीके से हार सकते हैं, उसकी रीजन क्या होगी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं उतरेंगे। अच्छा, पता नहीं आज तक हमारी वैसे जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम एकदम ऊपर गई थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी, शायकीन भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे और स्पेशली लोग हमारे जो स्टेडियम जब भी यहाँ पर इवेंट होते थे तो ऐसे भरे हुए होते थे, लोग बाहर भी रुके हुए होते थे। लेकिन आज हमने अब इस बार देखा, खैर पाकिस्तानी टीम को जिस तरीके से परफॉर्मिंग करते रहे वो, उस हवाले से हमने देखा कि लोगों का भी अब इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी टीम से वो कहते हैं ना, तो ही वो कहते हैं कि क्या करना है इन्होंने जीत के, या ये कब जीतेंगे। अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना थोड़ा सा देखें, राइट मैन फॉर राइट जॉब एक वर्ड यूज होता है, राइट मैन फॉर राइट जॉब। पीसीबी के चेयरमैन थे रमीज राजा, वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो एक क्रिकेटर हैं, उनके आप दौर में देख लें कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान टॉप पे भी रहा, बाबर आजम भी टॉप पे रहे, पूरी टीम भी टॉप पे रही। लेकिन जैसे ही ज़का अशरफ साहब जब चेयरमैनशिप में आए तो वहीं से ही आपकी टीम में जो है वो मतलब प्लानिंग शुरू हो गई और उसका बिगाड़ शुरू हो गया, और उसी 2 सालों से हम हारते हुए आ रहे हैं। 11 टेस्ट मैच हम इस वक्त खेल चुके हैं अपने होम में, जिसमें से तकरीबन 60 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं और 4 हमने ड्रॉ किए हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आप कंडीशन उठा के देख लें, हर टीम अपनी कंडीशंस के मुताबिक खेलती है, अपनी कंडीशन के मुताबिक करती है। अभी आप देखें कि कितना बड़ा सेटबैक है कि आपने सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार साहब को शामिल कर लिया। अलीम डार एक बहुत अच्छे अंपायर हैं, 3 दफा वो कंसेक्टिव अंपायर ऑफ द ईयर रहे हैं। क्या वो अच्छे सेलेक्टर होंगे? उन्होंने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है तो वो तो तकरीबन 2000 में खेली थी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि हमारे बोर्ड में क्या हो रहा है, तो फिर आपको कैसे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कामयाब होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। जो जोहेब से भी जानते हैं, जोहेब आप इस बारे में क्या कहेंगे?
देखिए हम डे फर्स्ट वहाँ पर डे फर्स्ट से भी पहले जब जो ट्रेनिंग सेशंस होते रहे हमने देखा वहाँ पर, और फिर उसके बाद प्लेयर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और हमने बड़ा कीनली उस ऑब्जर्व भी किया कि प्लेयर्स, क्योंकि ग्राउंड में तो प्लेयर्स मौजूद हैं, वो पिच को भी जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं ग्राउंड को लेकर, पिच को लेकर, और किस तरह की टीम जो है वो होनी चाहिए। तो उस वक्त दोनों जो कैप्टन्स थे, और शान मसूद को जिस तरह शाकिर साहब ने भी बताया कि शान मसूद जब से कैप्टन बने हैं ये हारते ही आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी व्हाइट वॉश हुआ 3-0, उसके बाद बांग्लादेश आपको आपके ही सरजमीन पे आपको हरा के जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम आपको व्हाइट वॉश जो है वो करके जा रही है, इससे बड़ी हंसी आती है ना अभी इस तरह का सोच के भी। अच्छा, उसके बाद जनाब जी इंग्लैंड, जो कि दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी टीम है, जहां पर टेस्ट क्रिकेट का बड़ा टॉप रैंक 1 के जो प्लेयर है, जो रूट वो उसमें मौजूद हैं, बेन स्टोक्स जो कि ऑलराउंडर हैं, इसके अलावा बड़े बड़े नाम है, हैरी ब्रॉक है। तो उस तरह के प्लेयर्स आपके सामने आ रहे हैं और आपको उस तरह देकर अपनी टीम को जो है वो मैनेज करना चाहिए था, और उसके साथ वही टीम आपको जो है वो स्क्वाड में शामिल करनी चाहिए थी, ना कि अब जो कि कल जिस तरह देखा कि कल सारा दिन जो है वो यही चलता रहा। हमने देखा जिस तरह मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि टीम में जो है वो सर्जरी की जरूरत है, तो वो अब हो गया। जो कल सर्जरी जो है वो होनी थी और बड़ी सर्जरी हुई है। सर्जरी तो बड़े अरसे से ही चल रही है लेकिन वो काफी अरसे से जो है वो कह रहे थे कि अगर ये अपना परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो ये खिलाड़ी का भी एक दिन होता है, खिलाड़ी का दिन होता है, उस दिन वो परफॉर्म करता है। जिस तरह शाकिर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जिस तरह इंग्लैंड अपना विराट कोहली है, वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उसकी टीम ने उसको जो है वो ड्रॉप नहीं किया, उसको साथ लेके चले। इसी तरह बाबर आजम के साथ भी हम समझते हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है, जिस तरह सोशल मीडिया पर एक भौचाल सा आ गया। और पहले ही वो ऑलरेडी इतना क्रिटिसाइज होते हैं बहुत। देखिए उन्होंने अपनी कैप्टनसी जो है वो छोड़ी तो इसी वजह से छोड़ी, वो पहले छोड़ गए, फिर उनको दोबारा ले आए, नहीं जी आप दोबारा से कैप्टनसी करें। अच्छा, फिर छोड़ दीजिए, वो प्रेशर में जो है वो थे। अच्छा, अब कैप्टनसी छोड़ दी, फिर कहा कि रन्स पे जो है वो फोकस करेंगे। अच्छा, इस पे बात डिटेल से करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े हम खिलाड़ियों की जिस तरीके से बात कर रहे थे, जिस तरह आपने बताया बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, और फिर इन तमाम को जिस तरीके से ड्रॉप कर देने से शायकीन के ऊपर भी बड़ा एक जाहिर सी बात है असर पड़ता है। इस टाइम तो खैर पूरी दुनिया में ही डिस्कशंस इसके ऊपर अब चलेंगी और बार बार बात भी होगी। हमारे क्रिकेट एक ऐसी गेम थी, मेरा ख्याल में समझते थे तमाम गेमों से अभी इसी की कोई फौकियत हासिल थी। क्या कहेंगे अभी शायकीन का क्या कहना था? शायकीन का भी मिला जुला जो है वो रद्द-ए-अमल है, और हमारे शायकीन का तो कोई खास एक पॉइंट तो होता नहीं है। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसके साथ हो जाते हैं, जब बुरा प्लेयर परफॉर्म हो रही होती है तो फिर उसको बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू वैसे भी हमारे शायकीन क्रिकेट का नहीं है। वैसे एक बात ये है कि जब हम ग्राउंड में कवरेज कर रहे थे तो लोग सिर्फ बाबर आजम को ही देखने आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम जब इंटरव्यू करते थे वो कहते सिर्फ बाबर को देखने आए हैं। मतलब जब आप अब बाबर मौजूद नहीं है टीम में, इट्स मीन कि अब शायकीन शायद ग्राउंड का रुख ना करें, क्योंकि बाबर एक ऐसा नाम है, पूरी टीम एक तरफ और बाबर की अपनी एक टीम अलग है। तो इस तरह की कंडीशंस हैं, और आई थिंक ये डिसीजन ऐसे नहीं लिया गया होगा, ये बड़ा सोच समझ के और सिलेक्शन कमेटी के साथ और मेंटोर्स को, जब मोहसिन नकवी साहब ने कल इजलास भी बुलाया तो बड़ी सिफारिशात के साथ और बड़ा सोच समझ के ये फैसला जो है वो लिया गया होगा। आई थिंक इसके पीछे एक रीजंस होगी, और पीसीबी ने इस पर एक बयान भी जो है वो जारी किया जब सोशल मीडिया पे एक भौचाल सा आया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बाबर आजम इस दौर के एक बड़े अजीम प्लेयर है, बैट्समैन है, हम चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी टीम ने जाना है, उसके बाद बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो होने हैं, तो हम चाहते हैं कि बाबर जो है वो फ्रेश होकर जो है वो दोबारा आए, अपने आप को जो है वो मेंटली रिलीज करके जो है वो वापस आए। हमने उनको ड्रॉप नहीं किया। पीसीबी की जाने से ये कहना है कि हमने उनको सिर्फ रेस्ट दिया है, ना कि ड्रॉप किया। ये पीसीबी का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दूसरे तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि उनको टीम से निकाल दिया। टीम से निकाल दिए जाने वाला वर्जन और रेस्ट करने वाला वर्जन, इन दोनों में जो है वो बड़ा फर्क है। तो ये चीज जो है वो पीसीबी इस चीज को मेंटेन करने में जो है वो आई थिंक वो उस पर पूरा नहीं उतरी। शायकीन पर काफी गम गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। फखर जमान सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद केवन पीटरसन है वो बाबर के लिए मैदान में आए, और भी बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, और भी बहुत से ऐसे नामवर लोग हैं जिन्होंने जिनका एक नाम रहा है क्रिकेट रिकॉर्ड में।
उन्होंने भी बाबर के हवाले से जो है वो कहा तमाम चीजें तो सही सी बात है, वो डिस्कशंस होंगी तो फिर पूरी दुनिया में ही पूरी दुनिया उनको प्लेयर मानती है। पूरी दुनिया में उन्होंने रन्स किए हैं। और जब आप एक ऐसे खिलाड़ी को, जब आपकी टीम की कंडीशन ऐसी है कि आप बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेल रहे, तो अब अपने मेन प्लेयर को भी आप ड्रॉप कर दें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप इसका मतलब मैंने फिर वही बात करूंगा कि इंग्लैंड की टीम, जब आपको पता है कि जब हमारे ग्राउंड चूंकि रेनोवेशन चल रही है ग्राउंड में, ब्रेंडन मैककलम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान हमें बताए तो हमें क्रिकेट किधर खेलनी है तो हम टीम अनाउंस करेंगे। मतलब वो लोग इतनी प्लानिंग करके आए हैं कि जिस ग्राउंड में मैच होगा हम जो है टीम भी उसी हिसाब से उतारेंगे। तो जब उन्हें पता लगा कि पहले 2 टेस्ट मैच मुल्तान में है और एक टेस्ट मैच पिंडी में है, तो उन्होंने टीम भी उसी हिसाब से उतारी, उन्होंने सिलेक्शन भी उसी हिसाब से की। और देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनके खिलाड़ियों के मेंटल लेवल चेक करें कि एक 556 रन का पहाड़ है जो पहले उन्होंने अबूर करना है, देन उसके बाद उन्होंने लीड देनी है और फिर मैच में कम बैक करना है। जो रूट ने और हैरी ब्रोक ने जिस तरह बैटिंग की, उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो किस प्लान के साथ हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि पुअर कैप्टनसी जो है मेरी नजर में शान मसूद ने की, कि आप 70 ओवर के बाद या 80 ओवरों के बाद जो है आप उसको सैम अयूब के लेकर आ रहे हैं। देखें, आप दुनिया के जितने बड़े बड़े भी कैप्टन आप उठा के देख लें, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग देख लें या MS धोनी को देख लें, इवन स्टीवा को देख लें, इवन वसीम अकरम को भी देख लें, कि जब विकेट नहीं मिल रही होती तो वो एक ऐसे बॉलर को लेकर आते थे कि जिसका बैट्समैन के जहन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और ऑलरेडी आपको रन्स पड़ रहे हैं, तो आप एक ऐसे बॉलर को लेकर आए जिसके जहन में उन्होंने देखा बनी है, हो सकता है उसको 2 छक्के मार दे, हो सकता है वो 3 मार, लेकिन वो विकेट भी उसको देके जाएगा। आखिरकार सैम अयूब को 2 विकेटें मिली। आपका प्लान ही नहीं है, आपके पास कैप्टनसी में वो चीज ही नजर नहीं आ रही कि जिससे आप कोई नया करने के लिए जाएंगे। आप वही अजहर महमूद वहां पे खड़े हैं और उनको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और फिर वो उस इंस्ट्रक्शन पे अमल कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? मतलब आप पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है, और आपके पास अपना ही कोई प्लान नहीं है, तो फिर आपका रिजल्ट भी फिर सेम होगा ना, कि आप कोई नई चीज ट्राई नहीं करे। देखें, बांग्लादेश, जब हम टेस्ट मैच खेलने के लिए बांग्लादेश गए थे, आपको याद होगा कि हमें आखिरी विकेट नहीं मिल रही थी, तो बाबर आजम ने 2 खिलाड़ी आउट किए थे वो बॉलिंग के लिए। वो बॉलिंग, बाबर ने 2 विकेट ली उस वक्त जाके, तो इसका क्या मतलब है कि वो उस वक्त वो कैप्टन था, उसने कहा ट्राई करते हैं, तो ट्राई कामयाब हो गया। इसी तरह का उठा के देखें 2011-2012 के टूर में जब इंग्लैंड और इंडिया जो है वो इंग्लैंड खेलने के लिए गया, तो जब इंग्लैंड की विकेट नहीं मिली 2 सेशन में, तो धोनी ने उसमें पानी की जो ब्रेक हुई उसमें अपनी ग्लव जो है वो दिनेश कार्तिक को दी और खुद जाके बॉलिंग करवाई। सही है। अच्छा, हार जीत तो चलें ठीक है, वो खेल का हिस्सा होता है, लेकिन ये है कि आपको अपनी पूरी एफर्ट्स जो है वो एक गेम को देनी चाहिए। मतलब आपकी एक प्लानिंग, जिस तरह हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी कितनी प्लानिंग के साथ जो है आखिरी मैच जिस तरीके से वो लोग जीते, ऑस्ट्रेलिया जीता, तो जाहिर सी बात है वो प्लानिंग के तहत ही जीत गया ना, कि किस तरीके से टीम को खेलना है या किस तरीके से परफॉर्म करना है। जो भी टीम ग्राउंड में उतरती है वो प्लान के साथ उनके पास एक प्लान होता है। और फिर दूसरी जो मेन चीज है, जब वो एक ग्राउंड में उतरते हैं तो वो 11 खिलाड़ी नहीं होते, वो एक टीम होते हैं। बिल्कुल। अब देखें, अगर आप वो मैच उठा के देखें जो उसका अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया के 91 पे 7 आउट हो गए, तो मैक्सवेल और उनके कप्तान ने एक ऐसी इनिंग्स खेली, मैक्सवेल ने तो इनिंग ऑफ लाइफ है, क्रिकेट की हिस्ट्री की दूसरी इनिंग्स ऐसी नहीं आ सकती। तो आप जाएं, आप अपने प्लेयरों को पूरी आजादी तो दें, कि आप जाएं, आप पूरी खेलने तो सही, आप उनको प्लान तो दें। कि देखें, हैरी ब्रोक को या जो रूट को उन्होंने फ्री लाइसेंस दिया हुआ है कि कोई मसला नहीं है, आप जैसा भी है आप जाके अपनी नेचुरल गेम करें। यहाँ पर आप प्रेशराइज कर रहे हैं, आप मुझे पता ही नहीं है कि मुझे अगला मैच खेलना ही नहीं खेलना, तो फिर मैं किस अंदाज के साथ जाके बैटिंग करूंगा? सही बात है। सैम अयूब को अगर मेंटली तौर पे जो है वो प्रेजेंट नहीं। बड़ा इशू ये भी है, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हम क्वेश्चन किया जो रूट से कि आप जो है वो अपने मुल्क के खिलाड़ी का जो है वो रिकॉर्ड उसके भी बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, सर एलिस्टर कुक। तो उन्होंने भी 12,000 और 600 कुछ रन बनाए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं आया, मैं अपनी गेम को जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो टीम है वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रही, क्योंकि वहाँ पर ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग की वजह से लड़के परफॉर्म नहीं करते। सिर्फ यही है कि यार मैं 50 बना लूँ, 70 बना लूँ, 100 बना लूँ, अगले मैच के लिए जगह पक्की कर लूँ, बाकी टीम जाए भाड़ में, मैं अपनी जगह फिक्स कर लूँ। लेकिन उनके अगेंस्ट हम देखें दीगर प्लेयर्स को जो कि रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं आए, वो 50 या 100 बनाने के लिए नहीं आए, वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, मुल्क के लिए एंजॉय करते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, हैरी ब्रूक ने यहाँ पर 100 किया है, 300 ट्रिपल सेंचुरी किया, तो क्या उसने किया? उसने कहा मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ।
वही ना, आप जब यहाँ पर मेंटली फ्री होंगे, हाँ, जब आप मेंटली फ्री होंगे तो फिर आप खेल सकेंगे। अंदाजा इस बात से लगा लें कि आपने टेस्ट टीम एक ही मैच के लिए अनाउंस की, तो फिर जो भी भाई ने कहा बिल्कुल सही बात की ना, कि हम लोग सिर्फ मैं यार ये 50 रन बना लूं या 60 रन बना लूं ताकि मैं अगले मैच के लिए पक्का हो जाऊं। हाँ, तो जब इस मेंटली अप्रोच के साथ आप उतरेंगे तो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे कि आप उसमें कीजिए हम मैच जीत जाएंगे? कभी नहीं जीत सकते। आप देखें क्या इंग्लैंड ने ऐसा किया? इंग्लैंड ने तो पूरे 3 टेस्ट मैचों के लिए एक टीम अनाउंस कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यही खिलाड़ी खेलेंगे और कोई और नहीं खेलेगा अनलेस कोई अगर अनफिट ना हो जाए। तो हमारे यहाँ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की गई, उसके बाद सर्जरी की गई। इसका मतलब ये है कि मेंटली तौर पर हम तैयार हो जाएं कि 2 टेस्ट मैच हारने के बाद दोबारा सर्जरी होगी। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी वो भी चेंजिंग कर दूं कि बेन स्टोक्स अब फिट हो चुके हैं। बेन स्टोक्स जो है वो अब कैप्टनसी करेंगे, उसकी जगह क्रिस वॉक्स को जो है वो डिसमिस किया जाएगा, उनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा। तो बस यही चेंजिंग है क्योंकि उनके कैप्टन है वो साथ हैं, जाहिर सी बात है वो इस सीरीज से कबल ही वो जो है वो इंजरी का शिकार थे, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम के साथ है। एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताऊं, क्रिस वॉक्स अभी इन्होंने बताया कि उसकी जगह खेलेंगे, बेन स्टोक्स खेलेंगे। आपको पता है कि क्रिस वॉक्स ने जो है एशिया में कितने दिनों के बाद विकेट लिया है? 2865 दिनों के बाद क्रिस वॉक्स ने आके बाबर आजम को आउट किया। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, आपका अपने खिलाड़ियों पे कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि क्रिस वॉक्स ने आखिरी विकेट एशिया में विराट कोहली को आउट किया था 2016 के सीजन में। उसके बाद भी वो आके एशिया में खेले हैं क्रिकेट, पाकिस्तान में भी आके खेले हैं क्रिकेट, उन्हें विकेट नहीं मिली। अब 2024 में जाके तकरीबन 2800 दिनों के बाद जाके उन्होंने बाबर आजम को आउट किया। तो सवाल देखें, मैं फिर वही बात करूंगा कि आपका अपनी टीम के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। आपको पता है ये हमारा बॉलर है, ये आज नहीं चलेगा, ओके कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चलेगा, जब ये चलेगा तो मैच विनिंग भी करेगा। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि अगर बाबर आजम 17 इनिंग्स से नहीं चल रहा, उसकी एवरेज जो है वो 22-23 रन की है और एक भी 50 नहीं है, तो उसको बाहर बिठा दिया जाए और किसी और को चांस दिया जाए ताकि उसका जो मोमेंटम बना हुआ है हालांकि वो सारा ब्रेक हो जाएगा। अब नोट कीजिएगा, ये इन भाई को पता होगा कि जितनी प्रैक्टिस बाबर आजम ने की है इस पहले टेस्ट मैच से पहले, जितनी प्रैक्टिस उन्होंने की है शायद किसी और पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की हो। तो आपने उसको सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया या उसको रेस्ट दे दिया, जो बात भी आपने की, लेकिन ये उसके साथ ज्यादती है। कल भी वो प्रैक्टिस करते रहे जब ये खबर भी चल रही थी, क्योंकि प्लेयर्स पहले चीजें पता चल जाती हैं कि ये चीजें होने जा रही हैं और मामला जो है वो होने जा रहे हैं, बाद में वो चीजें मीडिया में आती हैं। तो उसके बावजूद भी वो कल प्रैक्टिस सेशन में जो है वो उन्होंने भरपूर अंदाज से जो है वो पार्टिसिपेट किया और हमारे सबकी नजरें जो है वो उन्हीं पे थी, क्योंकि हमें सोर्सली पता चल गया था शाहीन भी बाहर होने जा रहे हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और जो नसीम शाह वो खुद उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। ये भी एक हम अपने शायकीन को, नाज़रीन को बता रहे हैं कि वो अपने आप को फिट नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने टीम से रिक्वेस्ट की, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, सिलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट की कि हमें आप रेस्ट दें, हम नेक्स्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया की होगी या फर्दर होगी। लेकिन यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी शायद ये भी सोच रहे हैं कि अब उनको रेड बॉल से जो है वो अब साइड पे होना पड़ेगा, व्हाइट बॉल पे वो फोकस करेंगे। ये भी कुछ दिनों तक न्यूज आ रही है। चलिए, जाहिर सी बात है क्योंकि मैच के हवाले से तो हम बात करते ही रहेंगे, इनसे मजीद भी जो है वो जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही जो है ज़ुहैब से ये भी जानेंगे। ज़ुहैब, इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग के हवाले से नून लीग के साथ डेड लॉक जो है वो बरकरार है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, सियासी जो माहौल है इस वक्त, अगर हम मुल्तान की बात करें तो वो बिल्कुल साइलेंस पे कहीं पर भी आपको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो नजर नहीं आएगी और आवाम भी जो है वो काफी परेशानी और मुश्किलात का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। जहां तक पावर शेयरिंग के हवाले से बात है तो पावर शेयरिंग पर डेडलॉक जो है वो बरकरार है और पीपल्स पार्टी को जो जब इत्तेहादी बन रहे थे तो ये डिसाइड हुआ था कि हम आपको मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान की पूरी पावर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट की वो दे देंगे। तो उसके बाद आपके पास इख्तियारात होंगे, मतलब कि आपके पास डीसी भी है, आपके पास सीपीओ भी है, आपके पास बाकी मामला भी हैं। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो यही है कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो कहते हैं जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे उस वक्त तक आपको हम पावर्स नहीं देंगे। और एक बड़ा डेडलॉक जो बरकरार है वो साउथ पंजाब प्रोविंस के हवाले से है। पीपल्स पार्टी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब
साउथ पंजाब सूबा तो बहुत दूर की बात, साउथ पंजाब को जो सेक्रेटरीट बनाया था उसको भी रोल बैक करने की जो है वो तैयारियां काफी अरसे से चल रही हैं और बहुत सारे सेक्रेटरीज को वापस लाहौर भी बुला लिया गया, उनको स्पेशल सेक्रेटरीज जो है वो बना दिया गया। मतलब कि ये जो ख्वाब था ये बहुत दूर चला गया। मतलब कि अब आप इसको एक साइड पे रख दें कि आपका जनूबी पंजाब जो सूबा है वो इस टेन्योर में हमें नहीं लगता कि शायद बनता हुआ नजर आ गया। वो किसी टेन्योर में नहीं लगता। इस टाइम तो हम हमेशा बात करते हैं कि सूबे के हवाले से और तमाम चीजें कि किस तरीके से हम क्योंकि महरूमियां तो हैं हमारे इसमें, हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारे यहाँ पर हमेशा जनूबी पंजाब को जो है वो साइड लाइन ही रखा गया। अभी भी हम देखते हैं एक्टिविटीज उसी तरीके से है कि पंजाब में, अपर पंजाब में देखें तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज नजर आती हैं, बट हम अगर अपने यहाँ पर देखें यहाँ के प्रोजेक्ट देखें, मुल्तान विहाड़ी रोड का जो प्रोजेक्ट था उसको भी रोल बैक कर दिया गया, इस बजट में शामिल था, उसको भी वापस रोल बैक कर दिया गया। कितनी बड़ी ज्यादती की बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वहां से पता नहीं विहाड़ी जाने के लिए कितने हजार लोग गुजरते हैं, लेकिन वो भी अब नहीं बनेगा, वो भी वापस रोल बैक जो है वो हो चुके हैं। तो अब सूरत हाल जो है वो यही है कि इस वक्त क्योंकि साउथ पंजाब या सूबा जो है वो बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है माजी में देख लें जो भी पार्टी आई है, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या फिर सराइकिस्तान के नाम पे बनने वाली कितनी पार्टीज हैं जिन्होंने सराइकियों को सिर्फ इस बात पे लूटा है कि हम आप सूबा बनाएंगे, अभी भी वो पार्टियां मौजूद हैं। ऐसे ही है, लेकिन लोग वही कहते हैं कि नारे, अच्छा खैर हम क्या हो उस पर बात कहते हैं जैसी कौम वैसे हुक्मरान, फिर वही चीजें आ जाती हैं कि आपने जिस तरीके से, फिर हम ही वही लोग होते हैं, हम पेट्रोल चाहे महंगा हो जाए तब भी हम सरवाइव कर रहे हैं, चाहे बिजली जितनी महंगी हुई है इस टाइम उसके बाद भी हम सरवाइव कर रहे हैं। तो सरवाइविंग की जो जंग है वो तो हम बस लड़े ही जा रहे हैं, लड़े ही जा। देखिए महंगाई जो है वो जितनी मर्जी हो जाए, आप शाम के औकात में जरा ब्रांड रोड देख लें। हाँ मैं यही अक्सर कह रही हूँ क्योंकि अभी लोग, ये हकीकत है कि जब आप बाजारों का रश करते हैं और जब उधर जाते हैं तो वहाँ पर जो बाजारों में रश लगा हुआ होता है वहां से आपको कोई सिंगल आउटलेट खाली नजर नहीं आएगी। इवन के सिंगल आउटलेट में भी आपको इतने लोग नजर आएंगे कि आपकी सोच है कि वहां पाँव रखने की जगह नहीं होगी कम से कम। मतलब वहां का कैशियर खाली नहीं बैठा होगा, किसी भी टाइम में आपको खाली बैठा हुआ नहीं मिलेगा। आप फूड के आउटलेट्स पे देख लें, आप मॉल्स में चले जाएं, मतलब कि फिर भी हम कहते हैं कि जो है वो इस तरह की सूरत है। खैर ये एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी हम मतलब आप अच्छा भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड होगा ना तो फिर भी हम यही कह रहे होंगे यार बस चल रही है। मतलब हमारे अंदर वो शुगर का जो एलिमेंट था ना वो खत्म हो गया है कि हम उस चीज से बहुत दूर चले गए हैं, शुगर के एलिमेंट से और बाकी जो मामला हैं जो चीज़ अल्लाह ताला में कुरान मजीद में फरमाते हैं कि आप अपने से नीचे को देखेंगे तो आप अपने आप को खुश समझेंगे, जब आप अपने से ऊपर समझेंगे तो फिर आपकी कोई जिंदगी नहीं है। ऐसे ही हम लोग इस चीज से जो है वो बाहर निकल गए हैं। यार हमें हर हाल में जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ है कुछ नहीं भी है तब भी जो है वो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो उस चीज में बरकत है। तो हम लोग तो उस चीज से निकल के, हमारे हुक्मरान देखें अब भी जो है वो सब अपनी अपनी बचाने के, मतलब अपनी खाई जाओ तो बच्चे है या नहीं है तो साइड पे। तो इस वक्त यही सूरत हाल है। हम ऊपर के अपने फेडरल में भी देख लें और अपने प्रोविंसेस में भी देख लें, सूरत हाल यही है। एजुकेशन का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और हम अपने डेवलपमेंट के वर्क देखें उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है, कोई सीवरेज का निजाम नहीं। आपको नहीं पता कि आपके घर जो पानी आ रहा है वो सीवरेज से वो साफ वो मिला हुआ पानी है और आप उसको पी भी नहीं है, उससे आप जो है वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मतलब आप उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी बीमारियां हैं। मतलब हम इस चीज, हमारी जो सब्जियां आ रही है हमें उस चीज का नहीं पता, सब्जियां मार्केट में इतनी महंगी हैं। क्योंकि हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है गिलानी फैमिली ही हमारे सबसे पहले माइंड में वही आते हैं। अच्छा जब तक वो माशाल्लाह से इलेक्शन नहीं थे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी थे और उनसे बातचीत भी होती रहती थी। अब जाहिर सी बात है उनसे बातचीत करना भी मुश्किल हो जाता है और अक्सर तो सवालों के जवाब भी देना वो पसंद नहीं करते। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मेरे से तो अक्सर मतलब चलता रहता है, हम उनसे आपके साथ तो बहुत चलता रहता है, इसीलिए तो लेकिन हम मतलब पूछते रहते हैं कि कब आप मुल्तान आ रहे हैं, मुल्तान के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अब अली कासिम गिलानी लंदन से पहुंचे हैं, उनका बेटा पैदा हुआ है लंदन में, तो उनको भी मुबारक हुआ। लंदन में मुबारक हो जी, लंदन में आपका बेटा पैदा हुआ है। तो वो वापस आ गए हैं लाहौर और वो कुछ दिनों तक मुल्तान को भी रौनक बख्शेंगे। और इसके अलावा जो चेयरमैन सेनेट साहब हैं वो आए थे, 2-3 दिन मुल्तान रहे, उसके बाद वापस वो इस्लामाबाद में हैं और वहाँ रौनक बख्श रहे हैं। और इस तरह बाकी भी जो उनके डेरे तो उनकी आबाद हैं, लोगों का बड़ा रश दिखाई देता है। तो बिल्कुल, लोगों के डेरे तो वैसे ही उनके ऐसे लोगों के डेरे जो है वो कभी भी जो है वो वीरान नहीं होते। ये यहाँ वो होते हैं ना जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, उसके डेरे हमेशा आबाद रहते हैं। कल को
किसी और की गवर्नमेंट है, आपको ये डेरे वीरान नजर आएंगे, उनके आपको डेरे आया हुआ। मतलब कि आपके कंसर्न्स है ना, बिल्कुल आपके मफाद है, आपका मफाद जिसके साथ होगा आप उसके साथ कनेक्ट होंगे। ये तो एक नेचर है, हम इसको चेंज नहीं कर। वही बात है कि हमारी सियासत जो है वो जाहिर सी बात है इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा, इस टाइम तमाम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, पूरी दुनिया हमारी सियासत को लेकर जो एक इमेज आ रहा है पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का। हमारे मेरा ख्याल है कि हम सबको बैठकर हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अब अपने मफाद और अपनी ही तमाम चीज़ों के बारे में सोचते रहें। और आवाम पहले भी सफ़र कर रही है, मजीद भी आगे सफ़र करती रहेगी। अच्छा, इसी तरीके से जो है हम मजीद जिस तरीके से टेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, ये हवाले से आप क्या समझते हैं अभी क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, या आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है? देखिए, हमारी टीम बिल्कुल बेहतरी की तरफ आ सकती है और ये कोई बहुत बड़ा मतलब कोई मैजिक नहीं होगा कि आप उसमें कह दें कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। माजी में भी हमने ऐसे कमबैक्स किए हैं अगर हम राइट मैन फॉर राइट जॉब दे दें। अब देखें, आकिब जावेद को आपने सेलेक्टर बनाया, आप अगर पिछले 2 साल से उनकी कारकर्दगी उठा के देखें तो वो कोच हैं। उन्होंने लोअर कलंदर की कोचिंग की है, श्रीलंका की कोचिंग की है, यूएई की कोचिंग की है। अब फिर मैं वही बात करूंगा कि जब आप एक कोच को उठा के आप सिलेक्टर बना देंगे तो फिर भी आप बेहतरी की उम्मीद रखेंगे। आपको अगर टीम में बेहतरी लानी है, आपको एक जो है ना चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमें सर्जरी करनी है, तो फिर आप सर्जरी के साथ ये भी देखें ना कि सर प्लीज राइट मैन फॉर राइट जॉब दें आप जो बंदे सिलेक्ट कर रहे हैं उनको प्लान भी दें कि, और उनको फिर ये पूरा उन्हें फ्री हैंड दें कि आप 2 साल या आप 6 महीने या 1 साल आप पूरे रहेंगे, आपकी ये जॉब कहीं पे भी नहीं जाएगी और यही टीम है जिसको आपने बनाना है और उसको यहीं से लेके आपने आगे चलना है। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी अनलेस अगर कोई फिटनेस नहीं होती। देखिए, अगर 2011 में धोनी ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता तो वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले टीम अनाउंस की, वो 2009 से वही टीम खिलाते हुए आ रहे थे और उसी टीम को कहा कि आपने ही 2 साल में यही वर्ल्ड कप खेलना है, ये बातचीत करनी है, जिसकी वजह से रिजल्ट डिफरेंट आए। आप इसी तरह माइकल बेवन को उठा के देखने से 2003 का आखिरी वर्ल्ड कप खेला, लेकिन उस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कहते थे कि इसके बाद आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि वो 34 साल के थे, वो मजीद 4 साल क्रिकेट खेल सकते थे। तो जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें आप उठा के देख लें या बोर्ड उठा के देख लें, उनके पास एक प्लान होता है। उनके पास हमारी तरह प्लान नहीं होता एक टेस्ट मैच का, उनके पास प्लान होता है, 1 साल का प्लान होता है, 2 साल का प्लान होता है और वो टीम भी उसी तरह सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शंस में प्लेयर, रिजर्व में प्लेयर मौजूद होते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो हम इसको शामिल कर लेंगे, अगर ये नहीं होगा तो इसको शामिल कर लेंगे, लेकिन हमारी पहली चॉइस यही प्लेयर है। हमारी पहली टीम नहीं है। जो टीम खेलने आई हुई है, अगर इस तरह की एक्टिविटीज होंगी तो जाहिर सी बात है हमारी टीम के ऊपर तो जो असर पड़ रहा है ऑब्वियसली वो भी जब इस तरह के हालात देखेंगे, चीजें देखेंगे तो हमारे वो तो उनको तो मौका मिल जाएगा, उनको तो मौका मिल। देखिए, ये चीजें उनके प्लस पॉइंट में जाती है कि ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। इस तरीके से मोहम्मद अली बॉक्सर कहता है कि वो मुक्का जो आपको शिकस्त के बाद याद है वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। बात यह है कि आपको पता है कि सामने वाला हमारी सारी कमजोरियां देख रहा है, अब हमारे जहन से खेल रहे हैं। बिल्कुल, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं? यही बात कर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह ने शुक्र, आज तो कराची का वेदर बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। कराची में सर्दी आ रही है? जी नहीं, अब हाँ अभी कुछ इशारा आज मिला है, बाकी देखते हैं कमी होती सर्दियाँ। आपके मेहमान को बहुत सलाम हो। मैं ये कहूँगा, इनका एक जुमला मैंने पिक किया था जो मैं खुद बोलना चाहता था, लेकिन इन्होंने खुद कह दिया कि कहते हैं ना कि रॉन्ग मैन इन द राइट प्लेस। तो जब आप मैरिट को किलिंग करेंगे, मैरिट नहीं होगी तो यही होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं काफी अर्से से देख रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट जाहिर है एक इतना गेम है जिसके पीछे बहुत पैसा भी लगता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस को दी जाती है। लेकिन जब एक आदमी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होता तो आप क्यों डरते हैं उसको आगे पीछे करने के लिए या उसको बाहर निकालने? क्योंकि देखिए, सर्जरी की जब बात की, सर्जरी में तो चीजें रिमूव भी की जाती है ना। हमारे यहाँ तो सिर्फ वो अकरब बर्बरी होती है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात होती है। मैं ये जैसे उन्होंने बात की ना, मेरी नजर में बात की कि एक आप इतना पैसा फॉर्म करके दे रहे थे, खिलाड़ी होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप यहाँ बैठी तो एक रिस्पॉन्सिबल है ना, आप बैठी हुई बात कर रही है, जॉब कर रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है कि आपकी जॉब क्या, आपको क्या बात करनी है। इसी तरह जब एक प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है तो लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, कौम पूरी खड़ी होती है, पैसा भी लगा होता है। लेकिन जब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है तो आपकी जहन में नदामत भी नहीं आती और आप कहते हैं ठीक है, पैसा तो मुझे मिला, जाने दो, गेम तो गेम है। मेरा सवाल इनसे ये है कि ये सब होने के बाद भी मुझे कहीं चेंज नजर नहीं आता, कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, कोई एक रेवोल्यूशनरी मेजर नहीं नजर नहीं आता कि आपको पता चलता कि उतार बटक करके कोई चेंज लाई जाएगी।
तो जब तक ये नहीं होगा तो फिर सिलसिला चलता रहेगा और फॉर्म इतनी दिल से दिन झेलती है। और जब इस तरह की शिकस्त तो होती है, लेकिन इस तरह की शिकस्त शर्मनाक शिकस्त जब होती है तो फिर जाहिर बात है किसी ना किसी को तो जवाब देना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया याया आपका। आपके इस सवाल का जवाब जो है हम अपने गेस्ट से लेंगे, लेकिन आज अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ताजरीन जी। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और उनका भी सेम सवाल ही था। बिल्कुल याहिया साहब ने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। देखें मैं उनको जवाब ये देना चाहूंगा कि हम कम बैक कर सकते हैं, इसमें कोई सिर्फ उसकी रीजन ये है कि आप अपने प्लेयर्स को कह दें कि यार आप टीम का हिस्सा हैं। हाँ। और आप जाके अपनी नेचुरल गेम करें, हम आपको नहीं निकालने वाले। आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी है आप अच्छा परफॉर्म करें, आप जैसे डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। देखिए हुरैरा की बात करते रहते हैं, हुरैरा को उन्होंने शामिल भी किया हुआ है। कामरान गुलाम की बात करते हैं, कामरान गुलाम की 4 सेंचुरियां और हुरैरा की 8 सेंचुरियां, और हुरैरा ने जो है वो एक ट्रिपल सेंचुरी बनाई हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में। बात यह है कि ये सेम सिनेरियो है कि जैसे मिस बॉलर की जगह नहीं बन रही थी जब इंजमाम थे, यूनुस खान थे, और क्या कहते हैं जो हमारा मिडल ऑर्डर था। सिर्फ सिंपल सी एक इक्वेशन है, उसमें आप अपने प्लेयरों को आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग कर दें कि यार आप अच्छा खेलते हुए आए हैं, आप अच्छा खेल सकते हैं, तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। यहां पर अगर आप उन्हें कह दें कि आप सिर्फ सीट बचाने के लिए ना खेलें कि आप अगले मैच में होंगे या नहीं होंगे उसको बचाने के लिए ना खेलें, आप पूरा खेलें तो आपको बेहतर खेल मिलेगा। आप थोड़ी सी फ्री हैंड थोड़ा सा उनको रिलैक्स करें, मेंटली शान मसूद को भी थोड़ा सा उसमें चाहिए कि वो अपनी कैप्टनशिप पे गौर करें। पिछले तमाम कैप्टन को उठा के देखें कि अगर एक ग्रेट कैप्टन बनना है तो आपको कुछ चीजें सीखनी चाहिए। अब जब फ्रूटिंग टाइम आया, बहुत कुछ सिखाता है। 2 साल बाबर आजम ने जब कैप्टनसी की, उसको जब चीजें समझ में आने लगी आपने उसको हटा दिया, एक नया कैप्टन बना दिया, तो फिर उसको भी टाइम लगेगा वो तमाम चीजें समझते जितना उसको टाइम लगेगा आपकी क्रिकेट मजीद खराब हो चुकी होगी, तो फिर ठीक होने का एलिमेंट बहुत कम रह जाएगा आपके पास। शान मसूद के हम फील बता दें कि ये शायद उनकी लास्ट सीरीज है एज कैप्टन। उनको भी जो है वो अब डिसाइड कर लिया गया कि आप मजीद जो है वो कप्तान ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, तो फिर डिसाइडेड है। हम ऑलरेडी इसको ब्रेक भी कर चुके हैं और शान मसूद साहब से 2 मैच मजीद कैप्टनसी करें। तो आप ये देखें ना कि सॉरी मैं फिर बात काट रहा हूँ, क्या आप ये देखिए फिर शान मसूद कैसे परफॉर्म करेगा। हाँ, वो तो मुझे पता होगा, जब उसको पता होगा यार मैंने इसके बाद तो रहना ही नहीं है, तो फिर अच्छा ठीक है देख लेते हैं जो आएगा। खबरें भी तो पहले से चल रही थी, बाबर की खबरें, और बाबर का कंपेरिजन आप शान मसूद से नहीं कर सकते। शान मसूद की 28 की एवरेज है, 10 मैच में 28 की एवरेज है। एसेंस में ले रहे हैं कि उसको तो पहले खबरें आ रही थी ना कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको टीम से अलग जो है वो किया जा सकता है। वो बेचारा सेम सिनेरियो यही हो गया कि शान मसूद को भी 2 साल से प्रेशर को हैंडल कर रहा है, एक लिमिट होती है। 2 साल से आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप मुझे और ये नहीं, और उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया। वो बेचारा कितने आप प्रेशर बर्दाश्त करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब होनी शुरू होगी। आपका एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, उसने पूरी दुनिया में जाके रन किए हैं। पहला वर्ल्ड कप खेला था उसने 2019 में और 474 रन सिक्योर किए थे उसने। तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस लाया उसने पहले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपने मैच जीता, और बाबर के सेंचुरी की वजह से आप जीते ना मैच। बिल्कुल ऐसे। अब हम चूंकि सब कॉन्टिनेंट में होता ही ऐसा है कि हम थोड़ा से अब आप खामियां जहाँ देख रहे होते हैं, फिर अच्छाइयों को भी तो याद रखें ना। हमारे बस खराबी ये कि हम 99 अच्छे काम छोड़ के जो एक खराबी है हम उसको बदल लेते हैं और फिर उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरीके से मैच की बात हो रही है, वहीं हम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की भी बात करेंगे। सदारत के एक अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है, उस हवाले से भी बताइएगा। जो देखिए एक अहम इजलास जो गुज़िश्ता रोज हुआ था, और वो इजलास जो है वो मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी के साथ हुआ था। पहले अलग अलग मीटिंग्स की, सिलेक्शन कमेटी के साथ अलग मीटिंग की, मोहसिन नकवी साहब ने मेंटोर्स के साथ अलग मीटिंग की। ये पीसीबी की तारीख का तवील तरीन इजलास हुआ है। कल 2 घंटे से ज़ायद ये इजलास जो है वो चला है। नॉर्मली इतना इजलास जो है वो लंबा नहीं चलता, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस टीम की ऐसी थी और कुछ डिसीजंस भी लेने थे, तो ज़रूरी था कि चीज़ों को जो है वो फाइनलाइज किया जाए। तो पिच के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पिचेस के म्यार को जो है वो मज़ीद आप बेहतर बनाएं, और कुछ सिफारिशात सिलेक्शन कमेटी क्योंकि मुल्तान में मौजूद थी, उन्होंने मैनेजमेंट से बात की, कोच और कैप्टन से। तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो जाहिर सी बात है जो अब चेंजिंग हुई हैं, ये कोच टीम मैनेजमेंट से डिसाइड करके जो है वो आगे तक गई हैं। उस पर जब उन आगे से ग्रीन सिग्नल मिला तो उसके बाद अनाउंस कर दिया कि जी हम अब ये करने जा रहे हैं। और आई थिंक सिलेक्शन कमेटी और अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात यह कि टीम मैनेजमेंट ये चाहती थी कि बाबर को जो है वो खिलाया जाए, सिलेक्शन कमेटी चाहती थी कि बाबर को रेस्ट करवाया जाए। तो ये भी चीजें जो है वो बीच में इस पर भी डेडलॉक जो है वो बरकरार हुआ, लेकिन जहां से हो चुका था कि नहीं आप इनको रेस्ट करवाएं, तो फिर वही डिसाइड, क्योंकि ऑलरेडी इजलास में हो चुका था
उसके साथ साथ फिर जो है वो मेंटोर्स के साथ भी उन्होंने बात की। सरफराज मुल्तान में थे, तो सरफराज कल के फैसले से भी काफ़ी नाला भी जो है वो नज़र आ रहे हैं कि उनको हमेशा टीम में तो साथ लाया जाता है लेकिन उनसे खिलाया नहीं जाता। तो कल भी हमें अंदरूनी तौर पर पता चला कि वो लाहौर क्योंकि पहुँच चुके हैं, जो यहाँ से रिलीज़ किए गए प्लेयर्स वो पहुँच चुके हैं वापस। तो वो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात भी करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करेंगे, क्योंकि सरफराज के साथ बहुत अरसे से ज़्यादतियाँ हो रही हैं और बहुत अरसे से जो है वो उनको टीम में तो लाया जाता है लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता। अच्छा, वो ये ना कि खिलाड़ी भी जाहिर सी बात है, इस तरीके से जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, खिलाड़ी बेचारे खुद ही परेशान है, तो वो क्या फिर परफॉर्म करेंगे और फिर वो लोगों की बात पे क्या फॉर्मर कैप्टन है सरफराज, आप उसको लेकर आते हैं लेकिन आप उसकी वही ना कि मेंटल प्रेशर है ना, फिर वो कैसे परफॉर्म करेगा। अच्छा, वो आया भी है, नहीं खेला तो वो एक अलग ऐसी कंडीशन में अगर आप सरफराज को टेस्ट मैच खिला लें तो उस पर प्रेशर डबल हो जाता है। कि यार मतलब एक तो पहले मुझे पिछले 6 महीने से 8 महीने से खिलाया नहीं। अच्छा, अब अगर मैंने परफॉर्मेंस न दी तो इसका मतलब वो दोबारा कभी सेलेक्ट भी नहीं करेंगे। तो प्रेशर ही डबल हो जाता है आपके ऊपर, आप उसमें कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। हम ऑलरेडी बहुत प्रेशर सारे इस टाइम जो है, यह मजाक की बात है क्योंकि जाहिर सी बात है इतना टेंस माहौल चल रहा है, क्योंकि हर बंदा इस टाइम परेशान है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो हमारे खेलों को लेकर भी जो है वो तमाम लोग जो है वो इससे भी जो है वो अब परेशान। दूसरा टेस्ट कल से शुरू होने जा रहा है, देखते हैं कि क्या होने जा रहा है दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में। चलेंगे दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। एक अच्छी उम्मीद जो है वो बिल्कुल अच्छी रखनी चाहिए। तो कहते हैं आप चले, मायूसी की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, इंसान को एक होप जो है वो आपकी लाजमी इंसान की जिंदा रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ रहे और काफी अच्छा तज्जिया रहा पूरे इस मैच के हवाले से। ज़ोएब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट सज्जाद ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लॉयर भी हैं और राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मोहम्मद इमरान असफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, तालीम की बात भी होगी और अदब की बात भी होगी। हमेशा हम इसके ऊपर बात भी करते रहते हैं कि किस तरीके से अदब को फ़रोग दिया जा सकता है। हम अपने अदब के हवाले से, तरबियत के हवाले से, हमारे यहाँ जिस तरीके में माशरे में चेंजिंग्स आ रही हैं, जिस तरीके से आ रही हैं, उसमें किस तरीके से जो है अदब अपना रोल प्ले कर सकता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का कितना रुझान है इस तरफ अदब के हवाले से, या हमारे तालीमी इदारे इसके ऊपर जो है वो कितना फोकस कर रहे हैं, ये इनसे जानेंगे। इनकी जर्नी भी जानेंगे, ये जो इन्होंने बुक्स भी इनकी शाया हो चुकी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी इनसे जानेंगे। बुक्स के हवाले से भी बात होगी इनकी, इनसे अदब के हवाले से भी बात होगी। और इसके साथ ही जो है हम इमरान साहब से डिस्कस करेंगे। तालीमी मयार हमारा हमेशा डिस्कस होता रहता है, एजुकेशन के ऊपर हम हमेशा बात करते रहते हैं, इसलिए कि इस टाइम हमारी ज़रूरत भी है, हमारे एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल भी चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आ जाती है रिसर्च। हमारे रिसर्च पर कितना काम हो रहा है, आया हम उस रिसर्च को compete भी कर पा रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। इस टाइम हम किस तरीके से compete कर सकते हैं। AI जो है, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, और उसके बाद जो है हमारे इस टाइम एजुकेशन का जो मयार है वो उससे कितना हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। हमारे इस टाइम स्टूडेंट्स को किन मसाइल का सामना है, खुद टीचर्स जो हैं वो किस तरीके से इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। रिसर्च के हवाले से जो है वो हम तमाम चीज़ें आज सर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी काफ़ी जो है वो तहरीर ये रिसर्च पर लिख भी चुके हैं, तो उस हवाले से इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम सर आपसे जानेंगे आपकी जो जर्नी है, आपने जिस तरह से बुक्स अदब के साथ आप जुड़े, एक कानूनदान भी हैं और फिर उसके साथ अदब के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो जर्नी के बारे में, मैंने वैसे नेचुरल साइंसेज में MPhil किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। और लॉ कॉलेजेस में, बाकी कॉलेजेस में विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर लेक्चर भी दिए हैं, और सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी असिस्टेंस के लिए, सहूलत के लिए लॉ के ऊपर जो है बुक्स, हैंड बुक्स कह लें, वो भी मुख्तलिफ, लॉ ऑफ इक्विटी है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव हैं, वो बुक्स भी जो है लिखी हैं। इसके साथ अदब जो है, क्योंकि मैं वोरेशियस रीडर हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम जो है मैं मेरा वक्त जो है किसी लिटरेचर की रीडिंग में वो सर्फ होता है। तो लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, उर्दू लिटरेचर भी, पर्शियन भी, अरेबिक भी, और सरेकी
पंजाबी, वर्निकुलर लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, इवन फ्री वक्त हो तो मैं हिंदी के प्रोग्राम भी देख रहा होता हूँ। सही। कहीं मैंने रिसर्च पढ़ी थी, वो कहते हैं अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो लैंग्वेजेस सीखें। ज़बानें सीखने से जो है मेमोरी शार्प होती है। और ये भी कहीं रिसर्च पढ़ी थी, अगर आप एमनेजिया का शिकार हो रहे हैं, भूल रहे हैं कुछ चीज़ें, तो भी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, वो प्रोसेस रुक जाएगा। एक न्यू लैंग्वेज से वैसे भी जो है एक न्यू कल्चर से मुतारिफ होते हैं, एक न्यू डिक्शन से मुतारिफ होते हैं, एक न्यू जो है आप कह लें तहजीब से मुतारिफ होते हैं। बहुत बड़े जो है राइटर गुजरे हैं, हिस्टोरियन है आर्नल्ड टैनबी। टैनबी का मगरबी जो है हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। वो सैकड़ों साल लगा के उन्होंने हिस्ट्री पे बुक लिखी, उस बुक की भी कंसाइज एडिशन है, उनका पढ़ा था। टैनबी ने लिखा है अगर किसी कौम की तहजीब को ख़त्म करना हो तो उस कौम की जो लैंग्वेज है, ज़ुबान है, उसकी डिक्शन को ख़त्म कर दो। जैसे आप डिक्शन ख़त्म करेंगे तो वो तहजीब जो है वो भी तितर बितर हो जाएगी, उसका शराजा बिखर जाएगा, वो तहजीब जो है मुंतशर हो जाएगी, वो जो उसके मैसेज होते हैं या उसको कायम रखने वाली जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये लैंग्वेज से वाबस्ता होना, अदब से वाबस्ता होना, पढ़ना एक आपको तख्लीकी अमल से वो वाबस्ता करता है। साथ इसके जदीद दौर में जो रिसर्च हो रही है, मसलन आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा गया कि आइंस्टाइन बहुत बड़ा जो है साइंटिस्ट है, बल्कि उसके बारे में यहाँ तक कहा गया कि दुनिया में जदीद पिछली सदी में जितने लोगों का जो है IQ लेवल चेक किया गया है, तो मेजरमेंट के लिहाज से सबसे हाई IQ लेवल का था और उसने अपने ब्रेन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। उसकी लाइब्रेरी में 90% जो बुक्स थी साइंस के अलावा लिटरेचर पे होती थी। लिटरेचर कैसे आइडियाज़ देता है, ये 2012 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, चाइना में रिसर्च हुई कि हम सारी चीज़ें जो यूरोप वो तैयार कर रहा है, अमेरिका तैयार कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या वजह है कि हम उनको कॉपी तो करते हैं। चाइना में ये रिसर्च हुई, ये आर्टिकल 2012 में, रिसर्च उससे पहले हुई। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वजह ये है कि जो अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, वो लिटरेचर जो है उससे वाबस्ता हैं। लिटरेचर को उन्होंने इस तरह से उसकी तत्बीक कायम की हुई है, मसलन एक फ़िल्म बना रहे हैं तो फिल्म से पहले जो है एक नावल आएगा, उस नावल को जो है फॉलो करते हुए वो फिल्म आ जाएगी। एक जो है वो ट्रेलर आ जाएगा, उसका शो आ जाएगा, उससे जो रिलेटेड वो स्टोरी डिस्कवरी के ऊपर आ जाएगी। तो पहले वो चीज़ लिखी जाती है या बोली जाती है, वो तख्लीक होती है। तो वो पहले चाइना वाले फिक्शन को पसंद नहीं करते थे, नावल को पसंद नहीं करते थे। जब ये रिसर्च आई उसके बाद उन्हें फिक्शन, डिटेक्टिव स्टोरीज, उनको जो है वो गवर्नमेंट ने अपनी सरपरस्ती में जो है उन्हें वो फ़रोग़ दिया है। तो ये अदब से वाबस्तगी आपको शऊर भी देती है, आपको तरक्की की दौड़ में भी आगे लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वहीं हम तालीम की बात, आप रिसर्च की बात कर रहे हैं तो सर से भी जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे रिसर्च के हवाले से इस टाइम हमारे यहाँ जो है वो कितना काम हो रहा है? पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, चैनल का शुक्रिया। काफ़ी सारी बातें सर ने की हैं लिटरेचर के हवाले से। और रिसर्च पहले तो बुनियाद समझने की जरूरत है। रिसर्च का मतलब छानबीन करना, किसी भी चीज़ को इस तरह से उसके छोटे छोटे अज्जा करके देखना कि हकीकी जो जुज़्व है वो सामने आए। जदीद ज़माने में ये जो फोरेंसिक लैब्स हैं ये जदीद नमूना है रिसर्च का। फोरेंसिक लैब क्या करती है, चीज़ों के सैंपल्स लेती है, नमूने लेती है, फिर उनके बारीक मुताले से तय करती है ये क्या है। कोई उसमें समझते हैं लोग, कोई रॉकेट साइंस है, अद से ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिसर्च बड़ा सादा सा अगर किया जाए कि रिसर्च क्या है तो छानबीन करना। अब रिसर्च दो तरह की है, एक साइंटिफिक रिसर्च है और दूसरी अमूमी रिसर्च है। जो लिटरेरी रिसर्च है उसका ताल्लुक हमारी समाजी ज़िंदगी के साथ होता है। साइंटिफिक रिसर्च का ताल्लुक हमारी समाजी ज़िंदगी के साथ नहीं होता। मसलन जितनी साइंसी इजादात हैं या कंप्यूटर की इजादात हैं ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसमें रिसर्च दलील की बुनियाद पर की जाती है, यानी मशीन बनाई जाएगी और जब ये बताया जाएगा कि वो 60 हार्स पावर की है तो आप उसको चेक कर सकते हो, उसकी मेजरमेंट कर सकते हो, वो उसी से साबित हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई इखलाकी दलील नहीं चाहिए, कोई आपको उसके लिए कोई दीगर जवाब नहीं चाहिए, अदबी दलील नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अमूमी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारे पास रिसर्च के लिए पहले से टूल मौजूद है। इखलाकियात का टूल मौजूद है, आप माशरे में कैसे रहेंगे, कानून का टूल मौजूद है, आप मुल्क में कैसे रहेंगे, आपने खुदा को किस तरह से राज़ी रखना है, टूल मौजूद है, माँ बाप को कैसे रखना है, टूल मौजूद है। तो जो सर जिस तरफ जगह साहब इशारा कर रहे हैं
वो लिटरेचर का मामला है। लिटरेचर में रिसर्च लिटरेचर के अपने हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट जो तारीखी तनाजुर है उसमें की जाएगी। यानी होता ये है कि सुनने वालों के लिए खास तौर पे, चूंकि हम जैसे सर ने इशारा दिया कि हम किताब से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, हम फितरतन हमारे यहाँ, और ये कॉलोनियल पीरियड में हुआ। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले की तहकीक की रिपोर्ट सामने 1830 में, और उसमें उसने लिखा कि मैंने ये पूरा हिंदुस्तान में घूमा और मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा इस पूरे हिंदुस्तान में। और वो ज़माना आलमी सतह पर मौशी मसाइल का ज़माना था। अगर आप 19वीं सदी की इब्तदा देखें तो कॉलोनियल पीरियड पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। वेस्ट एशिया पे अमरीकी या बरतानवी हुक्मरान है, लीबिया पे, शाम पे इटालियंस की हुकूमत है, रोमियंस की हुकूमत है। तो मंजरनामा कोई ऐसा नहीं था उस पर बड़े फूल खिलते थे और आज सूरत हाल खराब है। बस कॉलोनियल बदलते रहते हैं, कॉलोनियल्स का अपना एक पीरियड होता है। तो लॉर्ड मैकाले ने लिखा कि ये खित्ता जैसा भी है, लेकिन मैंने यहाँ कोई भिखारी नहीं देखा। हमें अगर यहाँ पर अपने आप को असर्ट करना है, इस निज़ाम को चलाना है। शायद नाजरीन को ये सुनकर हैरत हो कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सिर्फ 800 फौजी मंगवा कर इस पूरे खित्ते पे कब्जा किया था। बाकी सारे अफराद यहीं के थे, क्योंकि उन्होंने एक निसाब बनाया, सिलेबस ऐसा बनाया जिसमें 3-4 बुनियादी चीजें थी। मसलन ये चीज थी कि हिंदुस्तानी तहजीब कमतर है, ये आज तक है, यानी आपको प्रिजर्व कर सकते हो, गेस्ट को लस्सी नहीं कर सकते। आप लस्सी करोगे तो वो आपको बैकवर्ड समझेगा। सही। ये कॉलोनियल्स ने किया, अंग्रेजों ने किया कि आप जो लिबास इस्तेमाल करते हैं वो कमतर है, आप जो खाना खाते हैं वो कमतर है। यानी हमारी मुल्तान की सौगात है स्वांजना। यानी ये मजाक में 2008 में जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद गया और हम जब बात करते थे वो लोग मजाक उड़ाते थे। अब वो डब्बी में है मोरिंगा, जो हमारे घरों में बड़े बड़े बर्तनों में बनता था और हमारी माएँ 2-2, 3-3 दिन लगा के बनाती थी, वो बुरा था। अब वो वही जो मल्टीनेशनल है उसने डब्बी में दिया और हजारों रुपए का दिया। अब उसमें 1000 हाशिफाएं मौजूद हैं, वो जी इसके लिए फायदा है, इसके। अब वो यानी हमारा ही लोगों को बड़े से बाद इसके ऊपर जाके रिसर्च हुई ना? नहीं, रिसर्च उन्होंने की, हमने आज भी नहीं वही की। ना, जो हमारा हम अगर अपनी एक और भी मसला है ना कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमान अपनी तारीख को किससे जोड़ें, ये एक संजीदा मसला है। क्योंकि हम फख्र करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी पे, हम फख्र करते हैं अहमद शाह अब्दाली पे, यानी हम जोड़ते हैं अरब टेरिटरी के साथ अपने आप को, बीइंग ए मुस्लिम। अब यहीं पे इख्तलाफ मौजूद है। दूसरे कहते हैं जी नहीं, हम मुसलमान हैं तो हम तो एडॉप्टेड मुसलमान हैं, हमने यहाँ इस्लाम कबूल किया, तो हमारी जो कोई नस्ली वाबस्तगी होगी या हमारा जो बायोजीन्स होगा वो तो अरबों के साथ नहीं होगा। अब वो गुफ्तगू की हद तक जो मर्जी करते रहे, हम अपनी आदतों में हिंदू हैं। हमारी शादी के रस्म रिवाज, हमारे तदफीन के मामलात, हमारी रोजमर्रा, हमारे जितना कुछ भी है, हम जो कुछ करते हैं वो सब के सब हिंदुआना है। यानी हम ये कंबाइन सिस्टम भी, कंबाइन फैमिली सिस्टम का तस्वुर अरब सोसाइटी में नहीं है। कंबाइन में टर्की चीजें देखते हैं, अरब मिलते हैं लोगों को और काफी करीब से देखने का इत्तेफाक हुआ। मुस्लिम ममालिक में कंबाइन फैमिली सिस्टम का कोई तस्वुर नहीं है। कंबाइन फैमिली सिस्टम का तस्वुर इंडियन है, हिंदुआना है, वो हमने उसे अडॉप्ट किया। तो यहाँ ये एक मसला रहा हमेशा से कि हमारा तारीखी पस मंजर क्या है। तो जब कौमों, अब ये गुम भी अंग्रेजों ने किया, जब कौमों के तारीखी पस मंजर ही नहीं होंगे, जब कौमों के पास जबान एक मसला होगी। मसलन यहाँ तो एक बाकायदा हमारे सराइकी खित्ते में मूवमेंट भी है सराइकिस्तान की कि अलग सूबा बनाओ तहरीक भी है, उस पर सराइकी जबान का झगड़ा भी है। अब ये सराइकी जबान का नाम भी कॉलोनियल ने दिया, वरना मुल्तानी की जो तारीख है, मुल्तानी जबान, इसी जबान का मुल्तानी उसका नाम है और उसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है। अब वो सराइकी का नाम देखकर उसे एक जुज़वी जबान बनाने की कोशिश की गई पंजाबी की, हालांकि पंजाबी का बिल्कुल और मामला है, सराइकी का और मामला है। तो यहाँ ये उन्होंने आके फ्रैक्शंस, अब मसलन जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी शनाख्त के मामले में ये कहती है कि शनाख्त को टुकड़ों में तकसीम कर दो और फिर उन टुकड़ों को जोड़कर उस शनाख्त के असल तक पहुंचो। तो अब ये जब टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा तो यूरोप खुद को तो नहीं करता, वो तो यूरोपीय यूनियन बनाता है, वो तो सॉफ्ट बॉर्डर रखता है, वो अपनी एक मेजर फौज बनाता है, इधर वो आके टुकड़ों में तकसीम करवाते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान बिलखुसूस हम इस्तेमारी दौर का हिस्सा है। अब इसको माबाद इस्तेमारी दौर कहा जाता है, जिसमें यानी हमारे ऊपर जो गाजिब था, जो हुक्मरान था, वो चला गया लेकिन वो पॉलिसी छोड़ गया। आज भी हमारे इंडक्शन के असूल वही होंगे, हम कानून वहीं से लेंगे, हमारा पूरा निज़ाम। यानी उन्होंने लिखा डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो क्या आज ब्यूरोक्रेट को आम पाकिस्तानी मिल सकता है? नॉट अलाउड है ना। उसके दफ्तर के बाद एक गैर मरई पट्टी लगी हुई है कि यहाँ कौन अंदर आ सकता है, उसे नहीं मिल सकता।
एक फासला आम आदमी में और जो अब वो अंग्रेज थे उन्होंने जो फासला कायम किया था आम आदमी के साथ वो आज मौजूद है। वो कमिश्नर अंग्रेज नहीं है, कमिश्नर मकामी है या SHO मकामी है या कोई भी, अब वो फासला मौजूद है क्योंकि उन्होंने आके यहाँ ये समझाया कि जी हम ग्रेटर हैं, तुम कमतर हो। मैं सबसे यानी गैर जिसे कहना चाहिए कि बेजर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कमतर का, वरना वो तो बड़ा अजीब अजीब हमारी पूरी तारीख उससे भरी हुई है। इसमें काफ़ी सारी रिसर्च है। पाकिस्तान में तो चूंकि रिसर्च का मिजाज ही नहीं है। मुबारक साहब का बहुत शानदार काम है, सब लोगों को पढ़ना चाहिए जो तालिब इल्म मुझे सुन रहे हैं। डॉक्टर मुबारक लाहौर में होते हैं, उनका पाकिस्तानी हिस्ट्री पे यानी उनका एक मजमून पढ़ने लायक है जिसमें उन्होंने लिखा, और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि यहाँ मुगलों को गाली बना दिया गया कि जी वो अय्याश थे। तो क्या आज का जो हुक्मरान है वो अय्याश नहीं होता? या हुक्मरान तो चलें बड़ी दूर की बात है, एक आम दौलतमंद आदमी नहीं होता? इंसानी फितरत है। लेकिन मुगलों ने जो तहजीब दी, वो जिस तरह से बादशाह आके मजमे में बैठता था, आम लोगों को मिलता था, मुशीर मुंतखब करता था, जिस तरह की वो तकरीबात मुनक्किद करते थे, जिस तरह के वो मेले ठेले मनाते थे, ये दुनिया में कहीं नहीं है। फिर मुगल वो वाहिद कौम थी जो से आए और उन्होंने तुर्कियों को खैराबाद कह दिया। सही। अच्छा, इस पर डिटेल से मजीद भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जिस तरीके से हम रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं, तारीख के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें रिलेट करती हैं हमारे कल्चर को भी, हमारी तारीख को भी, और फिर वहीं हमारे अदब को भी साथ लेके चलती हैं। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं, जदीद दौर चल रहा है, जिस तरह से हमारे तालीमी इदारे भी हैं, उनमें हमारे अदब पे किस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि जो लिखने वाले हैं ऑब्वियसली वो तो लिख रहे हैं, और जो काम है अदब से, लोग कभी कहते हैं ना अदब कभी खत्म नहीं हो सकता। लिटरेचर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। लिटरेचर अदब क्या है? जिंदगी की तशरीह है। तशरीह मुख्तलिफ एंगल से हर आदमी पढ़ने वाला जो है उसका एक पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव से वो जिंदगी की तशरीह कर रहा है। यानी एक फिलासफर है फिलासफिकल पॉइंट से, थियोलॉजियन है थियोलॉजिकल पॉइंट से, एक साइंटिस्ट के तरीके से। मुख्तलिफ व्यूज हैं, मुख्तलिफ वेज हैं। ये जिंदगी में जो है क्या लाते हैं? बहार लाते हैं, जिंदगी में जो रौनक लाते हैं, डाइवर्सिटी लाते हैं, तनव्वुर लाते हैं। वो जो शेर है उस्ताद ज़ौक़ का, गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तलाफ से। वैरायटी से, डाइवर्सिटी से जो है खूबसूरती आती। अगर सारे एक जैसे हो जाए, रेजिमेंटेशन हो जाए, सबकी फिक्र एक जैसी हो तो क्या होगा? मोनोटनी हो जाएगी, रूखापन हो जाएगा, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। जिंदगी जो तनव्वुर का नाम है, जिंदगी जो है ये जो तनव्वुर देती है, इस तनव्वुर से ही जो है फिर इसमें मुख्तलिफ रंग आते हैं। उन रंगों से जो जिंदगी में बहारें आती हैं, खूबसूरती आती है, हुस्न पैदा होता है, जमाल पैदा होता है। जहाँ तक है हमारे इदारों का ताल्लुक, लिटरेचर पे काम हो रहा है, बहुत हो रहा है, पढ़ा जा रहा है। लेकिन मैं जो फील करता हूँ, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने बुजुर्गों से, असातिज़ा से ये सीखा है कि अपनी राय को कभी भी आप हतमी ना कहें। साइंस भी आजकल यही कहती है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, कुछ अरसे बाद आके वो थ्योरी जो है रिफ्यूट हो जाती है, उसके रिबटल आ जाता है। हतमियत जो है मैं नहीं देता, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुशाहिदा है, उसके मुताबिक ऐसा लिटरेचर नहीं आ रहा जो मार्केट के लिहाज से, सोसाइटी के लिहाज से प्रैक्टिकल हो। यानी ये लिटरेचर तो आ रहा है, एक दूसरे की मदह में जो है किताबें लिखी जा रही हैं, अंजमन सताइश बाहमी भी बनी हुई हैं। एक अदबी ग्रुप ने, एक अदबी शख्सियत ने दूसरे की जो है तारीफ में, तौसीफ में ज़मीन आसमान की किताबें मिला दी। दूसरे ने उसको जो मंतुरा मुला बिगो तुमरा हाजी बिगो, इस तरह से हो रहा है, वो रेसिप्रोकल चल रहा है। लेकिन ऐसा लिटरेचर नहीं आ रहा, या कम अज कम जो है मैं नहीं देख रहा, जिससे हमारी यंग जनरेशन जो है वाबस्ता हो। मसलन वो साइंस का लिटरेचर है तो साइंस में आगे जाए। हमारे जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड जो उनको वो क्यों नहीं मिल रहा स्केल और वर्थ नहीं मिल रही, क्योंकि हम वो मटेरियल ही नहीं दे रहे, वो मवाद ही नहीं दे रहे, और जो रिसर्च के जो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। हमारे रिसर्चर्स का इंतहाई जो है, मैं कहूँगा कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े बड़े रिसर्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बल्कि सीनियर प्रोफेसर हैं, उनका ये हाल है, अपना रिसर्च पेपर शेयर करवाने के लिए पैसे देते हैं, फॉरेन जर्नल को पैसे देते हैं, पैसे दे के रिसर्च। वरना रिसर्च तो वो है, खुशबू तो वो है जो दूर से पता चले, ये तो नहीं कि वो उसको इतार को बताना पड़े कि जो है ये खुशबू है। अब जब ये सूरत हाल होगी, रिसर्च का जो है मेयार कम होगा और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है।
इसको प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाना है हमने। अगर लिटरेचर है तो लिटरेचर, अगर समाजी पहलू है तो समाज में खूबसूरती कैसे है। मसलन हमने सोसाइटी में टॉलरेंस पैदा करनी। बहुत बड़ी मुसन्निफा थी अमेरिका की, हेलन केलर, 3 Days to See, वो पढ़ा होगा आपने भी। अब गूंगी बहरी अंधी जो है, लेकिन वो क्या कहती है, द बेस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। तालीम का बेहतरीन नतीजा क्या है? बर्दाश्त है। हमें मुखालिफ की राय को भी बर्दाश्त करना है। ये पढ़े लिखे होने का जो है, इधर हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त है, जिससे फ्रस्ट्रेशन आ रही है। अगर किसी ने आपके व्यू पॉइंट से, नुक्ता नजर से इख्तलाफ किया है तो वो काबिल गर्दन नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तालीम हमें ये नहीं सिखाती। तालीम से शऊर मिलता है, तालीम से तहजीब मिलती है, तालीम से कल्चर मिलता है, तालीम से आपको जो है समाजी रवादारी मिलती है। ये इन चीज़ों को, इन अच्छे अक़दार को हमें प्रमोट करना है। जबकि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है। अब मेरे ख्याल तालीम हमारी होगी डिग्री ओरिएंटेड। मार्क्स की दौड़ लगी हुई है कि इतने ज़्यादा नंबर लेंगे डॉक्टर बनेंगे, इतने ज़्यादा नंबर लेंगे इंजीनियर बनेंगे, इतने ज़्यादा नंबर लेंगे फिलां शोबे में जाएंगे। वो चीज़ जिसे करैक्टर कहते हैं वो नहीं है। करैक्टर के ना होने से, ट्रेनिंग के ना होने से, प्रैक्टिकली, यानी अगर मॉरली नहीं तो आप प्रैक्टिकली भी जो है आप कौम को कुछ नहीं देंगे। नस्ल निकलते ही फिर क्या हो रहा है, सोसाइटी में कौस है और वो बहुत मायूसी है। अल्लाह की मायूसी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है। हम दुनिया की 7 ज़हीन कौमों में से एक हैं। एटमी पावर बने इतने हालात के बावजूद, वो अमेरिका वाले खुद हैरान थे, यूरोप हैरान था कि ये इतने वसाइल के साथ कैसे एटमी पावर बन गए। और वैसे देखें आप, विगर के लिहाज से, स्ट्रेंथ के लिहाज से, फोर्स के लिहाज से, इंटेलेक्ट के लिहाज से, किसी भी वो क्राइटेरिया को ले लें, किसी पैरामीटर को ले लें, हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं। अगरचे ये एक अलमिया है कि हमें जो है, जो लीडर हैं, क्योंकि कौम लीडर्स को फॉलो करती है, कौम जो है ट्रेंड सेटर को फॉलो करती है, या जो हुक्मरान होते हैं उनको फॉलो करती है। वो इस तरह के कोई विजनरी नहीं आए जो कौम को जो है आगे लेके जाएं। कौम में पोटेंशियल है और अल्लाह ने वसाइल भी बहुत दिए हुए हैं, लेकिन कोई अल्लाह करे कोई ऐसे लोग आए या ऐसा कल्चर प्रमोट हो जाए। अमल दरामद नहीं ना होता, इधर सब कुछ मौजूद है, लेकिन उस चीज के ऊपर अमल दरामद हो तो पता चले ना कि किस तरीके से बेहतरी आ सकती है। अच्छा, वहीं पर हम रिसर्च की बात कर रहे थे, सर की बात को कंटिन्यू करेंगे। सर, रिसर्च को हमने बेहतर कैसे बनाना है, ये इस पर भी मेरे ख्याल में चले काम तो बात करते हैं ना। जी जी, असल में मेरे यहाँ चीजें ना थोड़ी तहकीक के साथ होंगी। मैं सर की बात आगे बढ़ाता हूँ कि कौन पढ़ता है किताब इस माशरे में। राय तो चीजें अब कम होती जा रही हैं किताब नहीं है। 200 किताब छपती है। ये तो बातें हैं ना कि लिखा नहीं जा रहा, क्वालिटी नहीं है जी। वो प्रोफेसर पैसे देता है तो वो तो अमेरिका का प्रोफेसर भी देता है, वो तो कनाडा का प्रोफेसर भी देते हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि रिसर्च के 2 शोबे हैं दुनिया में। इस वक्त साइंटिफिक रिसर्च का रुझान है ज्यादा है। बिल्कुल, हम में पोटेंशियल है, हम सुई नहीं बना सकते। हमें पोटेंशियल बड़ा है, हम दुनिया की बड़ी शानदार कौम है, लेकिन हम साइकिल चाइना से लेते हैं। हम इतनी लाजवाब कौम है, आज भी हम खुद इंजन नहीं बना सकते किसी चीज का। हम यानी एक मामूली सी चीज, यूनिवर्सिटी का या एक कॉलेज का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जब जनरेटर खराब होता है तो वो सड़क से जाके बंदा लेके आते हैं, उसे 500 दे के बनवाते हैं। हम पोटेंशियल वाली कौम। तो 2 चीजें हैं, एक है साइंस। साइंस तो हमारे पास है ही नहीं। क्यों नहीं है, मैं उस पर राय नहीं देना चाहता। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी साइंस ओरिएंटेड है ही नहीं। हमारी सोसाइटी शिद्दत पसंद क्यों है? कॉलेज में यूनिवर्सिटी ने शिद्दत पसंद बनाया। वो जो गाने गाता है एक शख्स, आज तक उस पर रियासत बोली है? जो बच्चियों को पता नहीं क्या कुछ गालियां देता है खड़ा होकर यूट्यूब पे, कि अगर आप उन्हें इदारों में भेजोगे, माँ बाप को कहता है, तो उस पर रियासत ने कुछ बोली? कोई आलम दीन बोला? आलम दीन की बच्चियां नहीं जाती यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में। कहाँ है रियासत का? क्योंकि रियासत का बयानिया यही है। रियासत का बयानिया कोई आपको बाशऊर बनाना नहीं। अब रियासत से मुराद सियासतदान नहीं है। सियासतदान को तो वैसे इस मुल्क को अगर कुछ दिया, सियासतदान नहीं दिया, ये जैसे भी हैं बेचारे। इन्होंने आइन दिया, इन्होंने इदारे दिए, इन्होंने जो कुछ दिया इन्होंने दिया। जो इनके साथ होती है वो एक अलग मामला है। आम एक आदमी आता है, वो स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोलता जाता है, अगले मान लेते हैं बगैर तहकीक के। कुछ बोलता रहता है, वो मान लेते हैं बगैर तहकीक। जो मर्जी कहता रहता है, ये चोर है, ये डाकू है, ये कातिल है, ये उससे सबूत मांगते हैं। मैंने तो कह दिया था, वो सबूत नहीं है। उस वक्त भी कोई, क्योंकि माशरे की बुनियाद में 2 चीजें नहीं है। माशरे की बुनियाद में साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, माशरे की बुनियाद में रिसर्च नहीं है। जी किताब कैसे नहीं आ रही? किताब दुनिया में आपकी, यानी मैं उस दिन एक लेक्चर था यूनिवर्सिटी में, मैंने और जामियात से बच्चे आए हुए थे। हमारे एक शायर के बारे में बताया कि वो दुनिया की कितनी जबानों में तर्जमा हो चुका है। अब मैं साइंटिफिक बात ही नहीं कर रहा, हमारी क्रीम वो ले जाते हैं उठा के।
हमारे जितने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उतने स्कॉलरशिप देगा, यूरोप उन्हें ले लेता है। हमारे पास तो रियासत तो साफ कहती है पैसे नहीं है, फीस भरें और आप लें डिग्री अपनी। इसमें दूसरी राय है नहीं कि हमारी तालीम डिग्री ओरिएंटेड हो गया, सनद के लिए पढ़ते हैं बच्चे। क्यों? माँ बाप को तो पढ़ाना ही नहीं है। कौन सा माँ बाप है जो बच्चे को इसलिए पढ़ाता है तुम शऊर लेके आओ, वो तो कहते हैं नौकरी लेके आओ। अच्छा, शुरू से क्योंकि माजरत शुरू से एक माइंडसेट बना हुआ है ना, मतलब हम अपने बच्चों की भी बात करेंगे, जैसे नंबरों की दौड़ लगी हुई है, डिग्री के हवाले से हम बात करें। अच्छा, फिर देखा देखी बहुत होता है, प्रेशर कि अच्छा जी फलां का बच्चा डॉक्टर बन गया है, तो आप अगर उनका बच्चा हाँ, अगर बच्चे में वो पोटेंशियल ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ ये भी सबसे बड़ा क्रिटिसाइज कर करके वजाहत कर दूं कि ये जो हमारे असाब पे डॉक्टर छाए हुए हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स के अलावा माशरे में कोई नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ तालीमी मयार है और फिर डिग्रियों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि एक तो रट्टा सिस्टम, फिर नंबरों की दौड़, और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग चले जाते हैं कि बस एक ही डिग्री देखा देखी। डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं पेरेंट्स के लिए खास तौर पर ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर ये दबाव न डाला करें कि उन्होंने हर सूरत डॉक्टर बनना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बच्चा। ये फुटबॉलर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, रोनाल्डो के वालिद चाहते थे ये डॉक्टर बने और बड़ा इस पर दबाव था। कोई ऐसा बीच में चेंज आया कि ये इधर आ गया। तो आज दुनिया का कौन सा डॉक्टर है जो रोनाल्डो नहीं होना चाहता या सिर्फ उसका सिग्नेचर नहीं कराना चाहता? तो पेरेंट्स पहले तो ये समझें कि डॉक्टर्स के अलावा भी लोग पैसे भी कमाते हैं, पुरसुकून जिंदगी भी जीते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल भी इंजॉय करते हैं। तो बच्चों पर इस तरह का दबाव न बनाए। तमाम फील्डें अच्छी हैं, बच्चा अच्छे से पढ़ेगा ना तो वो कहीं भी जा सकता है। मसला बुनियादी यही है रट्टा हमारे यहाँ। बच्चा साइंस का कोर्स पढ़ता है, वो बायोलॉजी के मुख्तलिफ जो फार्मूलाज हैं या फिजिक्स की जो इक्वेशंस हैं उन पे वर्कआउट नहीं करता, वो अपना फार्मूला रट के पर्चे में लिखता है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बच्चे का जो कॉमन सेंस लेवल है उसको चेक करने का कोई जरिया नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे की याददाश्त चेक की जाती है, उसकी अकल नहीं चेक की जाती कि ये कितनी बातें याद रख सकता है। बच्चा जाएगा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मुझे तो क्योंकि 17 साल हो गए एजुकेशन से और यूनिवर्सिटियों में ही हो गए 17 साल, तो बच्चे की पहला जुमला अड़ता है बच्चे का, तो उसने पहले कहाँ से शुरू करना था, वो आगे नहीं बढ़ पाता, और पहला निकल गया तो वो 10 सफ़े लिख जाएगा। सही बात। इसमें पेरेंट्स का इतना बुरा किरदार है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने बच्चे को पढ़ाना है बीइंग ए बिजनेस डील के, हम इसकी फीस भरेंगे, ये फिर प्रॉफिट के साथ उस फीस को वापस लेके आएगा। अगर ये नहीं लाएगा तो बच्चा फेलियर है। तो मुमकिन है बच्चा उसके अलावा कुछ कर सकता हो। एक बच्चा लॉयर बन के बहुत आगे जा सकता, जो फीस आज लॉयर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कोई 90% डॉक्टर उन्हें नहीं पहुंच सकते। जो दीगर जिंदगी के शोबे हैं, जो अच्छे साफी हैं, वो जिस तरह करते हैं कोई डॉक्टर नहीं पहुंच सकता। अच्छे रिसर्चर्स हैं, अच्छा फोटोग्राफर है, एक अच्छा फोटोग्राफर, यानी दुनिया कहाँ की, मैं इससे भी आसान मिसाल है कि दुनिया में बड़े नामों में कितने डॉक्टर शामिल हैं। कोई पिकासो डॉक्टर था, आइंस्टाइन की सर ने बात की, आज की हम आ जाए, मैंने डॉक्टर मुबारक का जिक्र किया, सर कह रहे थे ना लिटरेचर नहीं है। एक नावल छपा है पाकिस्तान में जैफ सैयद का, गुल मीना। ये नावल स्टार्ट होता है 85 से के ईरा से और आके खत्म होता है जिस दिन बम धमाका होता है पिंडी में 2007 में। उस पूरे को फिक्शनाइज किया हुआ, सच है झूठ है। अच्छा, इस तरह की बेशुमार बुक्स हैं जो हमारे यहाँ छप रही हैं, जिनका सोसाइटी से ताल्लुक है, जिनका साइंस से ताल्लुक है, जिनका माशरे से ताल्लुक है। लेकिन सोसाइटी की अप्रोच क्या है? सोसाइटी की अप्रोच है टिकटॉक। तो जब पेरेंट्स बच्चे को किताब, यानी मैं सराय की मेरे तमाम घरों से माजरत के साथ, जरा घर खंगालें को किताब है पूरे घर में, जितने अफराद होंगे उतने मोबाइल होंगे। जरा आज सारी चेकिंग करें, अपने घर की चेकिंग करें। वैसे रिसर्च हुई पाकिस्तान में मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना वो सबसे ज्यादा है। अच्छा, हम लोग जो है ना वेले बैठे हो तो यहाँ काम तो कर ही रहो, लेकिन वेले भी बैठे हो तो मोबाइल का इस्तेमाल है। मुझे मिलने के लिए आया, इस्लामाबाद थे हम, मैं इस्लामाबाद, वो मेरे साथ 2-3 दिन बाहर गया और वो जब मोबाइल देखे पूछे व्हाट द पीपल आर डूइंग, ये कॉल पे बात कर रहे हैं, इतनी बात घंटे। जब मैं उससे फ्री, उसने कहा यूएई में तस्वुर ही नहीं है, यानी कॉल मैक्सिमम 1 मिनट की होगी, आपने अपना मैसेज कन्वे करना है। मैंने कहा यहाँ तो कंपनियां देती हैं 24 घंटे मुफ्त बात करें। सही बात है। इसमें मजीद बात करते हैं, नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव अहमद खान हमारे से मौजूद है, अहमद से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं।
आज जी बिल्कुल मुल्तान में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर में महंगाई की लहर जो है वो बरकरार है। मुल्तान शहर में आम मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो उनके रेट जो हैं वो कम नहीं हो सके, जिससे आम शहरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं मार्केट में यहाँ मौजूद हूँ, तो आम मार्केट के हवाले से बात करें तो सब्जियों और फल की कीमतों के हवाले से तो मुल्तान में प्याज जो है वो 180 से 200 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आलू जो है वो 110 से 130 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो भी 150 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अरवी जो है वो भी 200 रुपये और करेला जो है वो भी 200 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। गोभी जो है वो भी 160 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ मटर जो है वो 450 रुपये, शिमला मिर्च 600 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। अदरक जो है वो 10 सेंचुरियां मुकम्मल करनी है, 1000 रुपये फी किलो फरोख्त जो है वो आम मार्केट में की जा रही है। लहसन जो है वो भी 600 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट इसके मुताबिक अगर आलू, प्याज और टमाटर की कीमत के हवाले से बात करें तो आलू जो है वो 80 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, प्याज जो है वो 124 रुपये फी किलो फरोख्त किया जाना है और टमाटर जो है वो 90 रुपये फी किलो फरोख्त किया जाना है। इसलिए इंतजामिया के अफसरान जो है वो मार्केटों से गायब हैं, जिसकी वजह से जो है वो रेटों में काफी फर्क जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो अंगूर जो है वो 500 रुपये, सेब 200 से 350 रुपये और अनार जो है वो 600 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू जो है वो 400 रुपये, पपीता 450 रुपये और इसके साथ साथ केले जो हैं वो 150 रुपये फी दर्जन जो है वो मुल्तान शहर की आम मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। गरमा 200 रुपये, शकरी 70 रुपये और मौसमी 100 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम शहरी जो है वो सब्जियों और फल खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद आपका। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अपनी तालीमी मसाइल तो हमारे खैर बहुत सारे हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हुए अच्छा कुछ शायरी की बात कर लेते हैं। आजकल हमारे नौजवान भी बड़ी शायरी कर रहे हैं, अदब के साथ जुड़े हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी शायरी हो रही है और शायरी होती रहेगी। कुछ शायरी क्या होती है वो पोएट्री के बारे में, पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, एक अच्छी तारीफ जो है, ये जज्बात का जो है ऐसा इजहार है जो स्पॉन्टेनियस होता है। शेर के अंदर जो पिराया इजहार होता है ये दिल की तारों को जो है छू लेता है। वो शेर है हसरत मोहानी का, शेर दरअसल है वही हसरत अच्छे जो सुनते ही जो दिल में उतर जाए, जो दिल में उतर जाए वो शेर है। और लोग जो है बातें करते रहते हैं, वो मीर का शेर है कि कभी कभी जो मिसरा मौजू करूं हूं मैं, किस खुश सलीकगी से जिगर खूं करूं हूं मैं, यानी जिगर खूं करना पड़ता है। अल्लामा इकबाल का मकातीब में पढ़ रहा था, वहां उन्होंने लिखा हुआ था कि जब भी कहीं देखो अच्छा जो है शेर हुआ है तो समझो कि कोई ईसा जो है मसलूब हुआ है, कोई मसीह मसलूब हुआ है। यानी एक अच्छी तख्लीक के लिए तो बड़ी जो है क्या कहें तपस्या करनी पड़ती है, रियाजत करनी पड़ती है। बहुत जो है चोरी वाली, चोर बाजारी वाली, वो अताउल हक कासमी साहब ने एक दफा कॉलम लिखा कि अगर ये इस्लाम की सजा है चोर के हाथ काटने वाली, ये शहरों पे नाफिज हो जाए तो आधे से ज्यादा जो हाथ पांव से महरूम होंगे, क्योंकि चोरी भी बहुत है, प्लेजरिज्म। मैं जिस चीज की तरफ वो फील कर रहा हूँ कि शेर शायरी हो रही है, मियार जो है सामीन ना होने से या और माहौल तब्दील होने से उस तरह का मियार नहीं रहा। अदबी महफिलें भी नहीं रही, माहौल तब्दील होगी। अब जो जिंदा कौमें होती हैं वो करती ये है कि हालात तब्दील हो रहे हैं, उनके मुताबिक की जो है हमने अडॉप्टेबिलिटी कायम करनी है। मसलन अमेरिका में जैसे बुक्स के हवाले से बात हो रही थी तो वहाँ उन्होंने बुक्स जो है ऑडियो पे भी आ गई हैं, वीडियो पे भी हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं ऑडियो चला लें, पढ़ नहीं सकते। अगर वीडियो देखनी है वो बुक्स उस फार्म में भी हैं और इससे ज्यादा और भी एडवांस जो है फार्म में ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जो है कि इनकलाब है, उस इनकलाब ने जो है दुनिया को क्या कहें कि बहुत ही तब्दील करके रख दिया है। इंसान उस तब्दीली से इंसान की जिंदगी भी तब्दील हुई है, उसके जो है ख्यालात भी तब्दील हुए हैं, तसव्वुरात भी तब्दील हुए हैं और सिस्टम में भी जो है काफी मस्बत तब्दीली आए तो तभी हम मस्बत ये सिस्टम कोई गलत नहीं होता। हाँ। ये चलाने वालों पे होता है, सिस्टम को चलाने वाले कैसे। अगर एक अच्छा सिस्टम है, चलाने वाले करप्ट हैं, उसे करप्ट कर देंगे। अगर एक बुरा सिस्टम है, चलाने वाले अच्छे हैं, फिर भी उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल सकती है। जैसे ये सेमेस्टर सिस्टम था, दुनिया भर में बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में उसे आगे उन्होंने इतना खराब कर दिया है कि वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही जो है क्या कहें कि गुलामी करनी पड़ती है। उसने नंबर लेने हैं तो वो अगर बिल्कुल ओबीडियंट रहेगा तो उसे नंबर मिलेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होना। हमारी यूनिवर्सिटीज का हाल
बहुत पतला हो गया, डिटेरियोरेशन है, हाँ, जिससे ग्राफ हाँ, नीचे आ रहा है। बेशक हम जस्टिफिकेशन पेश करते रहे, जवाब पेश करते रहे, हीले तराशते रहे, बहाने ढूंढते रहे कि ये है, लेम एक्सक्यूजेस पेश करते, लेकिन सच्चाई का जो इनकार नहीं किया जाए। सच ये है कि सबसे बड़ा जो आजकल मसला है, एक तो कौम का मॉरल क्राइसिस, और वो मॉरल क्राइसिस की रूट्स कहाँ है? हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे तालीमी इदारों में है कि हमारे तालीमी इदारे वो चीज नहीं दे रहे कौम को जो देनी चाहिए। अच्छा, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, वहीं पर है जो है हम सर से भी जानेंगे। जाहिर सी बात है, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं तालीमी इदारों में। हमारे एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल हैं। अभी एजुकेशन जितनी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे अब जो है मसाइल, मजीद मुश्किलात भी जा रही हैं। स्टूडेंट्स भी जो है वो कंफ्यूज नजर आते हैं। कहते हैं ना, एक सही डायरेक्शन या एक आपको मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकली आपने करना क्या है, वो चीजें नहीं दिखाई देती। असल में मैं वो शायरी से बात शुरू करूंगा। शायरी दो तरह की होती है। वैसे तो पाकिस्तान में एक और दो तरह की हो गई है। एक जो टिकटॉक पे शायरी दस्तयाब है, एक जो जेन्युइन शायरी होती है। दुनिया में हमेशा से अदब की दो शक्लें रही हैं, पॉपुलर लिटरेचर और प्योर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर से मुराद ऐसा अदब है जो आम आदमी को पसंद है, क्योंकि जब तक दुनिया में बादशाही निज़ाम रहा या कॉलोनियल पीरियड रहा, तो बादशाह शायर वही मशहूर होता था जो दरबार के करीब होता था। हमेशा गालिब ज़ौक़ तक वही मशहूर होते थे। लेकिन अब बात गालिब ज़ौक़ तक रही नहीं, बात बहुत आगे चली गई। अब गुलाम मोहम्मद कासिर शौक बरहना पा चलता था और रास्ते पथरीले थे, घिसते घिसते घिस गए आखिर कंकर जो नोकीले थे। सारे सपेरे वीरानों में घूम रहे हैं बीन लिए, और शहरों में बसने वाले सांप बड़े जहरीले थे। कौन गुलाम मोहम्मद कासिर से करता बात, वो चालाकों की बस्ती थी और हजरत शर्मीले थे। तो वो जो मामला है कि दिल को छू जाए, उससे बात आगे जा चुकी है, क्योंकि मुआशरा वहां पर रुका हुआ नहीं है। शायरी वो है जो जिंदगी को उसकी तमाम तर तलखी और उसकी तमाम तर शरीनी के साथ इस तरह बयान कर दे कि वो सुनने वाले पर भी असर करे और उसे अपनी वो तलखी या शरीनी याद आ जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, प्योर लिटरेचर बहुत पीछे चला गया, जो पॉपुलर लिटरेचर है वो आगे आ गया। पॉपुलर लिटरेचर है एक्टिंग लिटरेचर। मतलब हमारे यहाँ अनवर मसूद साहब हैं, तंजिया शायर हैं, वो शायरी पढ़ते नहीं है, शायरी करके दिखाते हैं। आप उनका कोई मुशायरा उठा लें, वो अपनी कोई भी चीज सुना रहे होंगे, उसमें शेर की अदायगी कम होगी, उनकी एक्टिंग ज्यादा होगी। अब वो जो सामने बैठे हैं वो उसी एक्टिंग से महजूज होते हैं, क्योंकि माशरे में वो एक्टिंग देख रहे हैं, वो उस पर उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पॉपुलर जो लिटरेचर है उसमें फिर बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की जाती हैं। मतलब शेर फन है, शेर में दो बुनियादी एलिमेंट हैं, इन्हें हम ना पोएटिक सेंस कहते हैं, फिर उसका सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मौजूद जिस पे बात कर रहे हैं। पोएटिक सेंस है कि उसमें राइम स्कीम होनी चाहिए। तो आज का बच्चा तो राइम स्कीम सीखता ही नहीं है। और जुल्म ये हुआ कि अच्छा यहाँ तो कारी में ना मदरसे का टीचर इन्वॉल्व है ना कोई टीचर इन्वॉल्व है, आम कारी खुद माहिर होता था शायरी का। वो शायर को कहता था, जनाब आपने बेवजन मिसरा कहा है, जरा आप शायर नहीं है, यहाँ से स्टेज छोड़ दें। आज शायर लड़ते हैं कि हमने फन पे बात ना करें, हमारे हम कुछ भी लेके आ जाए वो कबूल कर लिया जाए। तो पोएटिक जो एक मयार है वो गिर गया। अब मयार कब गिरते हैं, आप एक चारपाई बुनने वाला लाते हो ना, पहले पूछते हो तुझे बुननी आती है, और भाई मेरी चारपाई टेढ़ी हुई ना मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी चारपाई की दुरुस्त बुनाई ना हुई। तो वो एक मुसन्निफ हैं राजेंद्र सिंह बेदी, उन्होंने कहा मैं जुलाहे का बेटा हूँ, अफसाना लिखते हैं, बहुत शानदार कहानीकार थे। मैं जुलाहे का बेटा हूँ और मेरा बना हुआ अफसाना उस चारपाई की तरह होता है जिसमें कोई झोल नहीं होता, किसी तरह का कोई झोल नहीं होता। तो हमारे यहाँ एक पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है जो टिकटॉकर्स का, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेने से हम किसी को वो कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, उससे किसी और का हक जाने का अंदेशा। अच्छा, उसे हम अगर जस्ट फॉर फन आप अपने किसी उसमें मसरूफियत अगर आपकी नहीं है तो आप उसे जस्ट फॉर फन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मजायका भी नहीं है। हर उसको वैसे वो तो हाँ, उसमें मसला क्या हुआ, अब जैसे सर कर रहे थे ना, यानी ये किसने कहा कि उर्दू में जो जदीद जराए उन्हें अडॉप्ट नहीं किया गया। आपको कोई चीज सुननी है, आपके गूगल पे यानी रेख्ता वेबसाइट है, उर्दू अदब वेबसाइट है, हर चीज आपकी मोबाइल पे आ गई ना। अच्छा, आपको वो ऑडियो में सुननी है, आपको ऑडियो मिलेगी, आपको वीडियो में सुननी है, वीडियो मिलेगी। कुछ लोगों ने सिर्फ आवाज भरी हुई है, यानी बंदा माइक रख के बैठ गया, उसने पूरे कहानी है, 1 मिनटों की कहानी है, पूरी लिख दी है। और फिर हमारा अफसाना, हमारे मुल्तान के इतने सारे, डॉक्टर अनवार अहमद हैं, इतने शानदार अफसाने हैं, लियाकत अली हैं, इतने शानदार अफसाने हैं, अहमद बिन तौनसवी हैं, ये वो लोग हैं जो इस वक्त लिख रहे हैं, जिनकी कहानी रेलिवेंट टू सोसाइटी है, माशरे के साथ बात करती है। मुमताज अख्तर, असलम अंसारी साहब,
मेरे अजीजों तमाम दुख है, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं, दीवार खस्तगियों मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख मुझे आसरा न दे। तो ये हमारा लिटरेचर है मुल्तान का। यानी ऐसा नहीं है कि काम, अभी मैं कल मुझे किताब भेजी डॉक्टर रुबीना तरीन साहिबा की मिली, जिसमें उन्होंने तारीख अदबियात मुल्तान लिखी, एक निथार के कि मुल्तान में जो अदब क्रिएट किया जा रहा है, जो उसमें इंशाइया लिखा जा रहा है, जो अफसाना लिखा, उन्होंने मेरी भी 2 किताबों का जिक्र किया, उसमें नज़मों के मजमूए का भी किया और एक क्रिटिकल अप्रोच पे, थ्योरी पे, थियोलॉजी की किताब है उस पर भी किया। तो बुनियादी मसला वही है कि सोसाइटी कितना कनेक्टेड है। सोसाइटी को जिस चीज से सोसाइटी कनेक्टेड होगी, अब फिर एक और डिबेट खुल जाती है कि सोसाइटी क्यों कनेक्टेड नहीं है। तो सोसाइटी के चैनल्स हैं, चैनल से मुराद जराए हैं, टॉपिक्स हैं, चीजें हैं। यानी पेरेंट्स तो बिल्कुल, अब आप किसी के पेरेंट्स को बताएं कि आपका बच्चा शायर है, आप ख्याल में खुश होंगे। 9th में बच्चा पढ़ता हो, बच्चे को शेयर अक्सर आते हैं मेरे शो में, तो मैं उनसे जब अक्सर कहती हूँ कि आप घर में भी शायरी सुनाते हैं, तो कहते हैं माजरत घर में शायरी। ये तो जावेद इकबाल ने लिखा अपने वालिद के हवाले से कि मेरे वालिद के साथ वालदा लड़ती रहती थी, क्या आप धोती बांध के बैठे रहते हैं कमरे में, लस्सी पीते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, सिस्टम कौन चलाएगा? क्योंकि जो पुराना शायर है, आज का शायर ऐसा नहीं है। आज का शायर इफ्तिखार आरिफ है, जिसने सारी उम्र जॉब की। आज का शायर अताउल्लाह कासमी है, सारी उम्र जॉब की। आज मैं बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं उसमें फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि नहीं जाना चाहते। शहजाद अहमद है, अहमद नदीम कासमी है, यानी अंदाज हूँ बहुत तेरी आवाज़ पाक का था, देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था, हैरान हूं के वार से कैसे बचा नदीम, वो शख्स तो गरीबो गयूर इंतहा का था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो क्लासिकल थॉट्स थी सारी की सारी, कि शायर एक निखट्टू नकारा होता है, वो जी कोई मशरूबात पीता रहता है, तो ये बेचारे तो नहीं पीते, इनका पैसे होंगे तो मशरूब पियेंगे, अपनी जॉब करते हैं, अपने सिस्टम चलाते हैं। अमजद इस्लाम अमजद ने पूरी जिंदगी जॉब की, आखिरी वक्त तक वो टीवी के लिए लिखते थे, वो प्रॉपर अपना काम करते रहे उन्होंने। और इस वक्त भी कितने लिखने वाले हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। इस वक्त तो अगर कोई पैसे का रुख है वो तो मीडिया की तरफ है, शायरों की तरफ तो नहीं है। अगर कुछ है भी हुकूमत नवाज, जैसे कासमी साहब को बहुत नवाजा मियां बरादरान ने, फिर खान साहब आए तो मंसूर आफाक की लॉटरी निकल आई, उन्हें बहुत नवाजा। तो ये सिलसिला जो ऊपर से लगता है, फेवरेटिज्म आ गया तो फिर जाहिर सी बात है उसमें मयार फिर कंप्रोमाइज हो जाता है, हमेशा कंप्रोमाइज। पुरानी बात है, बना है शाह का मसायब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, जो गालिब ने ज़ौक़ के बारे में। लेकिन जैसे गालिब को दरबार मिल गया था तो गालिब भी मसाइब भी बन गया था। गालिब को गुस्सा भी यही था कि मसाइब मैं क्यों नहीं हूँ, ज़ौक़ क्यों है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड में जाके ना गुफ्तगू ऐसी हो गई। बहुत शुक्रिया जी, तो मैसेज देना चाहें आप? जैसे ज़ौक़ की फौत हुए तो गालिब मसाइब बन गए। मेरा पैगाम ये है कि जो इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, वो ट्रेंड सेटर्स हैं। अब वो ये ना कहें कि सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी को आपने राग़िब करना है। अगर उस्ताद जो है उसके स्टूडेंट किताब नहीं पढ़ रहे, इल्म से दूर हैं, तो उस्ताद को अपने करेक्टर को जो है रिविजिट करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए, मेरे अंदर कहाँ खामी। इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, सीखने के अमल से जो है कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर हम मुस्बत सोच इख्तियार करेंगे, मुस्बत पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो हम आगे जाएंगे। अगर दकियानूसी और पेसिमिज्म और सिर्फ अपनी जात के ख्याल में बंद रहेंगे तो फिर ऐसा ही रहेगा हालात। अल्लाह ताला सब दोस्तों से, देखने वालों से कि किताब की तरफ घरों में छोटी छोटी लाइब्रेरियां बनाएं और अपने बच्चों को एक शऊर पर तवज्जो दें, डिग्रियों पर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।